अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस्त बाय वजिया महमूद का 6th एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। हासिल जिस्त अस्कलम वजिया महमूद, किस्त नंबर 6। वह उस वक्त बेड पर लेटी कमरे की छत पर नजरें टिकाए पंखे के घूमते हुए परों को देखने में मसरूफ थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपना दायां हाथ अपनी नज़रों के सामने किया। उस पर लगा जख्म अब भर चुका था, मगर असल जख्म तो उसके दिल पर मौजूद था, जो कुछ दिन पहले एक बार फिर ताज़ा हो गया था। कुछ रोज़ पहले जब वो जलाल ताया के घर लॉन में खड़े फूलों को देखने में मसरूफ थी, तो पीछे से आती आवाज़ पर वो तेज़ी से पलटी थी, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया था। पीछे अम्माद खड़ा था, जिसकी नज़रें ही उसे हरासा करने के लिए काफ़ी थीं। अम्माद का कहा गया जुमला अब भी उसके कानों में गूंज रहा था। क्या इसबा, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारा दीदार नसीब हुआ है। वो इसबा को सर से पांव तक देखते हुए चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाए बोला था। इसबा के दिमाग पर अब भी वो नज़र और जुमला हावी था। वो वहाँ से फ़ौरन भाग गई थी, मगर उस एक जुमले ने उसे एक बार फिर माजी की तकलीफ दे दिन याद दिला दिए थे। उसने करवट लेते अपना रुख दाएं जानिब किया, जहाँ आबरू लेटी थी, जो आज काम करते करते उसके साथ ही सो गई थी। आबरू के चेहरे पर नज़र पड़ते उसके लबों पर एक अफसरदा मुस्कुराहट आई थी। वो वही बिस्तर पर लेटे माजी में खोने लगी, जिस दिन पहली बार उसके दिल पर वो जख्म लगा था, 5 साल कबल। उसने सामने पड़े गुलदान पर से धूल हटाते उसमें मौजूद फूलों को तरतीब से रखते हुए कुछ नए फूलों का इजाफा किया था, जो उसने सुबह ही अपने छोटे से बगीचे से तोड़े थे। फूलों पर एक नज़र डालते वो मुस्कुराई और अपना रुख दूसरे गुलदान की जानिब किया। वो उस वक्त घर में अकेली थी। रुतबा और हरम स्कूल, जबकि आबरू यूनिवर्सिटी में थी। कुछ देर पहले ही सालिया बेगम साथ वाले घर में महफिल पर गई थी। अचानक आहट की आवाज़ पर वो चौंकी। अम्मी इतनी जल्दी आ गई? वो बड़बड़ाई कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो वह एकदम पलटी, मगर सामने खड़े इंसान को देखते उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था। सामने अम्माद अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसबा के चेहरे को देखते उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तो बिलाखिर आज तुम्हारे दीदार का शर्फ हासिल हो ही गया, उसने ये कहते एक और कदम आगे बढ़ाया। इसके बढ़ते हुए कदम के साथ इसबा की धड़कन तेज हो रही थी। वो शदीद खौफजदा हो चुकी थी। तुम हर वक्त मुझसे छुपती क्यों रहती हो? वो सवाल करता मजीद आगे बढ़ा। इसबा पिछले 1 माह से अम्माद की नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी, और वो उसके सामने आने से मुमकिन तौर पर गुरेज करती थी। तुम घर पर अकेली थी तो सोचा तुमसे वजह ही पूछ लूँ। अम्माद अकेली पर जोर देते हुए मजीद आगे बढ़ा। उनके दरमियान अब सिर्फ चंद कदम के फासले थे। आप यहाँ से चले जाएं। इसबा हिम्मत करते हुए उसे जवाब देने लगी। उसकी बात पर अम्माद हंसने लगा था और मजीद आगे बढ़ा। उसे मजीद आगे बढ़ता देखकर इसबा पीछे की जानिब कदम उठाने लगी। सुर्ख रंग तुम पर काफ़ी अच्छा लगता है, गोया आप बना ही तुम्हारे लिए हो। वो उसकी सुर्ख फ्रॉक की जानिब देखता हुआ बोला। इसबा ने मजीद पीछे होना चाहा, मगर वो दीवार से जा लगी। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे। तुम बस मुझे वजह बता दो, मैं चला जाऊँगा, उसने आगे बढ़ते जवाब दिया। अब उसके और इसबा के दरमियान सिर्फ 2 कदम का फासला था। अरे अपने ये कीमती आंसू तो ज़ाया मत करो। उसने इसबा के बहते हुए आंसू साफ करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया था कि उसकी समात आबरू की आवाज़ से टकराई थी, जिस पर अम्माद एकदम इसबा के सामने से हटा। सामने का मंजर देखते आबरू को सब समझने में सिर्फ चंद लम्हे लगे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आबरू ने सख्ती से अम्माद को मुखातिब किया था, जो यूँ अचानक आबरू के आ जाने पर घबरा गया था। मुझे इसबा ने बुलाया था, वो अपने लड़खड़ाते हुए लहजे पर काबू पाता बोला। इसबा आबरू की जानिब देखती रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसने मुझे कहा कि मुझे चची बुला रही हैं। जब मैं ऊपर आया तो ये अकेली थी। उसने मुझे। अपनी बकवास बंद करो अम्माद, आबरू ऊंची आवाज़ में बोलती उसकी बात काट गई। तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगे बोलते जाओगे और मैं तुम पर यकीन कर लूँगी? वो कदम उठाती उसके करीब आई। इससे पहले कि मैं अपना ज़ब्त खो बैठूं, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाऊं, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाई थी। उसकी इस बात पर अम्माद ने एक नज़र पास खड़ी हुई इसबा पर डाल दी चाहिए, मगर आबरू फ़ौरन इसबा के सामने आ गई। तुम्हें समझ नहीं आ रही? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आबरू के दोबारा बोलने पर वो कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। पीछे खड़ी आबरू इसबा की जानिब पलटी, जिसकी रो रो कर अब हिचकी बन चुकी थी। आबरू को उस पर तरस आया, मगर वह अपने आप पर काबू पाती उसके करीब आई। तुम ये बुज़दिली कब छोड़ोगी इसबा? अगर आज मेरे अलावा कोई और यहाँ आ जाता तो सब अम्माद की बात पर यकीन कर लेते और तुम यूं ही रोती रह जाती। आबरू की बात पर इसबा ने अपनी सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखा था।
और आगे बढ़ते उसके गले लगते हुए रोने लगी। आबरू ने अपनी आंखों को बंद करते खुद पर काबू पाया और अपने दोनों हाथ इस्पा के गिर्द लपेट लिया। शाम के 6 बजे का वक्त था। वो सब इस वक्त लॉन्च में बैठी थी। आबरू ने सारा मामला सालिया बेगम के गोश के गुजारा था। अम्मी, इस बार आप मुझे मत रोकिएगा। आबरू ने सालिया बेगम को मुखातिब किया जो इस्बा को अपने साथ लगाए बैठी थी। इससे पहले कि सालिया बेगम कुछ कहती, हरम की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह किया। आप ही ताया जान आ गए हैं। हरम की बात पर आबरू अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आए अम्मी, मेरे साथ चलें। आबरू सर पर दुपट्टा लेते हुए बोली। सालिया बेगम ने इस्बा को खुद से अलग किया और अपनी जगह से उठती आबरू के साथ चल पड़ी। नीचे पहुंचते वो लॉन्च में दाखिल हुई थी जहां उन्हें सामने ही जलाल ताया और वशमा बैठे हुए नजर आए। वो दोनों सालिया बेगम और आबरू को उस वक्त नीचे देखकर हैरान हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, आबरू सालिया बेगम के हमरा उनके करीब आई और जलाल ताया को मुखातिब किया। मुझे आपसे आज एक सवाल पूछना है ताया जान। आबरू की आवाज़ सुनते सायमा ताई जो किचन में मौजूद थी बाहर आ गई। जलाल ताया आबरू की इस बात पर हैरान हुए मगर फिर इस बात में सर हिलाते हुए उसे बोलने की इजाज़त दी। आप हमें इस घर में क्यों लाए थे? आबरू के सवाल पर जलाल ताया की हैरानी में इजाफा हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कहते सायमा ताई बोल पड़ी। ये कैसा फजूल सवाल है आबरू? वो गुस्से से आबरू की जानिब देखते हुए बोली। ताई जान, ये सवाल कितना फजूल है आप बहुत बेहतर जानती हैं। आबरू को मालूम था कि सायमा ताई सारे मामले से बाखबर है। आबरू, जो भी बात है साफ साफ कहो। जलाल ताया ने आबरू को मुखातिब किया। ताया जान, आप हमें इस घर में इसलिए लाए थे ताकि आप हमारी हिफाजत कर सकें, क्योंकि हमारे सर पर न बाप का साया था न भाई का आसरा जो हमारी हिफाजत कर सके। आबरू का लहजा सख्त होने लगा था। मगर मैं आज एक बात आप पर वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि हमारी इज्जत आपके इस घर में भी महफूज नहीं है। आबरू की इस बात पर जलाल ताया के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभरने लगे। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? वो कदर सख्त और बुलंद आवाज़ में बोले। इस बात का मतलब तो आपको अम्माद ही बेहतर बता सकता है। आबरू की बात पर जलाल ताया आबरू की जानिब देखते दोबारा बोले। आबरू, मुझे मजीद मत उलझाओ, जो बात है मुझे साफ साफ बताओ। जलाल ताया के दोबारा बोलने पर आबरू ने सारा वाक़या उनके गोशे कह गुजारा, जिसको सुनते हुए जलाल ताया का चेहरा सुर्ख होने लगा था। वह सायमा ताई की जानिब देखते बोले। अम्माद कहाँ है सायमा? सायमा ताई जो आंखों में इश्तियाल लिए आबरू को देख रही थी बोलने लगी। जलाल, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसकी बहन ने खुद अम्माद को ऊपर बुलाया था। सायमा ताई की बात पर आबरू बोलने लगी। कुछ तो खुदा का खौफ करें ताई जान, आप सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी अपने बेटे का साथ दे रही हैं। आबरू के बोलने पर सायमा ताई फंकारी। ये सिला दिया है जलाल इन लोगों ने हमारी एहसानात का, आज ये हमारे ही बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। उनकी बात पर आबरू इस्तेज़ाइया हंसी। ताई जान, आप फिक्र मत करें, हम अब मजीद आपका एहसान नहीं लेंगे। वो जलाल ताया की जानिब देखते हुए बोलने लगी। ताया जान, आप हमारे मकान की जो कीमत आपने वसूल की थी वो हमें दे दें ताकि हम खुद अपने लिए एक घर किराए पर लेकर वहाँ चले जाएं। आबरू की बात पर जलाल ताया के गुस्से में इजाफा हुआ। क्या फजूल बातें कर रही हो आबरू? तुम लोग ये घर नहीं छोड़ सकते। जहाँ हमारी इज्जत महफूज नहीं हम वहाँ हरगिज़ नहीं रहेंगे। आबरू अटल लहजे में बोली। सालिया, तुम अपनी बेटी को समझाओ, ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? जलाल ताया ने सालिया बेगम को मुखातिब किया। भाई साहब, आबरू बिल्कुल सही कह रही है। हम सबका ये फैसला है कि हमें अब ये घर छोड़ देना चाहिए। सालिया बेगम की बात पर आबरू के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट दर आई, जबकि जलाल ताया के पास अब बोलने को कुछ न बचा था। हम इस महीने के आखिर में यह घर छोड़ देंगे। आबरू ये कहते हुए सालिया बेगम की जानिब बढ़ी और उन्हें लिया वापस ऊपर की जानिब चली गई। उनके पीछे मौजूद सायमा ताई दिल ही दिल में बहुत खुश थी। वो यही चाहती थी कि ये लोग जल्द अज जल्द उनका घर छोड़ दें, जबकि जलाल ताया शदीद अफसोस में मुब्तला थे। वो जिस मकसद के तहत उन्हें यहाँ लाए थे वो मकसद पूरा ना हो पाया था। वो इतनी बड़ी जायदाद से हाथ धो बैठे थे। फजर के आज़ान की आवाज़ ने इस्बा को वापस हाल में पहुँचा दिया था। वो सारी रात माजी को वादियों में तन्हा सफ़र कर रही थी और अब वापस हाल में लौटते हुए वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और वज़ू का इरादा करते वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। सूरज की मध्यम होती किरणें उस 2 मंजिला मकान पर पड़ते उसे रोशन कर रही थी। इस मकान की 12वीं मंजिल के एक कमरे में इस वक्त नीम अंधेरा था। कुछ लम्हे बीते कि उस कमरे में मौजूद बेड पर लेटे वजूद में हरकत हुई। उस वजूद ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बेड पर किसी को तलाश करना चाहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। किसी को अपने करीब ना पाकर उसने एकदम अपनी आंखें खोली। माथे पर परेशानी की लकीरें नमूदार हुई थी, मगर अचानक कुछ याद आने पर उसके चेहरे के तासुरात वापस नॉर्मल हो गए। बेड पर सीधा होते हुए उसने आंखें खोली और सामने लगी घड़ी के जानिब देखा जो उस वक्त शाम के 6 बजा रही थी। उसने बेड से उठते एक नज़र आईने पर डाली, फिर आगे बढ़ते हुए सामने पड़ा हुआ
हेयर क्लिप उठाते हुए अपने बालों का रफ सा जोड़ा बनाया और वॉशरूम में दाखिल हो गई थी। उस कमरे में एक बड़ा बेड, एक अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल मौजूद था। बेड पर उस वक्त सफ़ेद रंग की चादर बिछी थी, जबकि दीवारों का पेंट भी सफ़ेद रंग का था। अलमारी के बिल्कुल साथ ही रखे टेबल पर कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, जिनके साथ एक हरे रंग का बैग पड़ा था, जिस पर लटकी चेन पर एक नाम तहरीर था, सबरीना। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई। उसके चेहरे से पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसने आगे बढ़ते खिड़की से आगे किए गए पर्दों को हटाया, जिससे कमरा रोशनी में नहा गया था। वो बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाते ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और दुपट्टे को सलीके से सर पर ओढ़े उसने कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए थे। वो कमरे से निकलती लाउंज में आई, जहाँ सामने पड़े सोफे पर उसे ताशफीन की एक किताब पड़ी हुई नजर आई। वो आगे बढ़ते हुए सोफे के करीब गई और उस किताब को उठाते वो किचन की जानिब चल पड़ी। किचन में जाते उसने सामने पड़े हुए फ्रिज से एक बोतल निकाली। बोतल निकालते उसने पानी ग्लास में उंडेला और बोतल को वापस रखते हुए वो किचन से बाहर आई और सोफे पर बैठते पानी पीने लगी थी। उसे यहाँ आए आज पूरे 2 साल गुजर चुके थे। उसकी ज़िंदगी अब बहुत सहल हो चुकी थी। डॉक्टर आफिया ने अपना कहा पूरा कर दिखाया था। वो वाकई उसके लिए मसीहा बनकर आई थी। सबरीना अब कॉलेज में एक अच्छी पोस्ट पर लेक्चरर थी। उसकी तनख्वाह इतनी थी कि वो आराम से उस घर का किराया अदा करती, अपने तमाम अखराजात बआसानी पूरा कर सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर आफिया के ये एहसानात कभी भूल ही नहीं सकती थी। पानी का गिलास खाली करते उसने ग्लास टेबल पर रखा और वो किताब उठाते हुए कदम बाहर की जाने बढ़ा दिए। उसे मालूम था कि उस वक्त ताशफीन कहाँ होगा। ये उसका मामूल बन चुका था कि वो हर रोज़ कॉलेज से वापसी पर ताशफीन को स्कूल से लेकर घर आती। वो दोनों माँ बेटा खाना खाकर सो जाते और हमेशा सबरीना की आँख खुलने से पहले ताशफीन अपना बैग उठाए डॉक्टर आफिया के पास जा पहुँचता। उसकी और डॉक्टर आफिया की बहुत बनती थी। वो उनसे बहुत मायूस हो चुका था। वो डॉक्टर आफिया का नन्हा दोस्त बन चुका था। वो हमेशा अपना होमवर्क डॉक्टर आफिया के हॉस्पिटल से वापस आने पर उनके पास जाकर ही करता था। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। सामने का दरवाज़ा अबूर करते वो लॉन्च में दाखिल हुई, जहाँ वो दोनों उस वक्त कारपेट पर बैठे थे। ताशफीन अपनी किताबें अपने गिर्द फैलाए दरमियान में बैठा काम करने में मसरूफ़ था, जबकि उसके पास बैठी डॉक्टर आफिया बहुत गौर से उसे काम करता हुआ देख रही थी। आहट पर उन दोनों ने सर उठाते हुए सबरीना की जानिब देखा। सबरीना पर नज़र पड़ते ताशफीन ने डॉक्टर आफिया की जानिब देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसकी नज़रों में लिखा पैगाम डॉक्टर आफिया जानती थी, जहाँ हमेशा की तरह सबरीना की डांट से बचा लेने का पैगाम था। सबरीना को बगैर बताए नीचे आने पर जब भी वो उसे डांटने की कोशिश करती तो वो हमेशा डॉक्टर आफिया को आगे कर देता, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी माँ उनके आगे खामोश हो जाया करती हैं। सबरीना आगे बढ़ते हुए उन दोनों के करीब आई। वो डॉक्टर आफिया को सलाम करते हुए उनके करीब बैठ गई, जबकि ताशफीन मज़ीद खिसकता हुआ डॉक्टर आफिया के करीब हुआ था। सबरीना ने अपनी नज़र ताशफीन पर जमाई हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, डॉक्टर आफिया बोल पड़ी, सबरीना, बच्चों को मत डांटना। हमेशा की तरह वही जुमला, वही बात। सबरीना के लब मुस्कुराहट में ढले। नहीं डांटती अम्मू जान। डॉक्टर आफिया के कहने पर सबरीना अब उन्हें अम्मू जान के नाम से पुकारने लगी थी, क्योंकि वो उसे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह अजीज रखती थी। अपने हाथ में पकड़ी किताब सबरीना ने पास पड़े हुए ताशफीन के बैग में डाल दी। सबरीना की ये कार्रवाई सामने बैठी ताशफीन ने बगौर देखे थी। वो आगे बढ़ता हुआ बैग के करीब आया और वो किताब निकालते उसे खोलने लगा। वो उसके सफ़े पलटता हुआ कुछ ढूंढने में मसरूफ़ था। वो दोनों उसकी हरकत देख रही थी। कुछ देर बाद वो एक कागज़ ढूंढने में कामयाब हुआ था। वो आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट लिए डॉक्टर आफिया की जानिब बढ़ा। अम्मू जान, ये देखें। उसने वो सफ़ा डॉक्टर आफिया की जानिब बढ़ाया। वो ताशफीन का आज का टेस्ट था, जिसमें उसके पूरे नंबर आए थे। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। उस सफ़े की जानिब देखते डॉक्टर आफिया भी मुस्कुराने लगी थी। सबरीना ने सवालिया नज़रों से उनकी जानिब देखा। मेरे चैंपियन के टेस्ट में पूरे नंबर आए हैं। सबरीना के सवालिया निगाहें खुद पर महसूस करते डॉक्टर आफिया बोलने लगी, जिस पर सबरीना भी मुस्कुराने लगी। डॉक्टर आफिया ने आगे बढ़ते ताशफीन को अपने साथ लगाया और उसके दोनों गाल चूमे। सबरीना के लिए अब ये मामूल बनने लगा था। वो डॉक्टर आफिया से इतना मायूस हो चुका था कि अपनी माँ से पहले वो हमेशा अपनी हर कामयाबी सबसे पहले अम्मू जान को ही दिखाता था, और सबरीना के लिए ये बात बहुत खुशी की थी। वो उसकी मसीहा थी। वो चाहती थी कि उसकी औलाद डॉक्टर आफिया जैसी शख्सियत के हामिल हों, उन जैसी रहमदिल और मेहरबान। डॉक्टर आफिया ने ताशफीन के कान में सरगोशी की, जिस पर वह आगे बढ़ता हुआ
सबरीना के पास आया। सबरीना ने भी उसे अपने गले लगाते हुए उसका माथा चूमा। शाबाश मेरा बच्चा। सबरीना के लबों ने ये अल्फाज अदा किए। उसकी ज़िंदगी की सारी तलखियों का असर ज़ाइल करने वाला ताशफीन ही तो था, जो उसके लिए सांस लेने जितना अहम था। सबरीना, तुम रज़िया को बता दो कि आज रात खाने में क्या बनाना है। डॉक्टर आफिया ने सबरीना को मुखातिब किया, जिस पर सबरीना ने उनकी जानिब देखा। जी अम्मो जान, वो ये कहती हुई उठ खड़ी हुई, जबकि ताशफीन अपनी छोड़ी हुई जगह पर दोबारा डॉक्टर आफिया के करीब जाकर काम करने लगा था। सबरीना कदम उठाती हुई किचन की जानिब आई। शुरू के 2 माह तो वो और ताशफीन सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन तक महदूद थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर आफिया के मिलनसार रवैये और उनके इसरार पर वो उनसे घुलने मिलने लगी थी, और उन्हीं के इसरार पर अब वो रात का खाना उनके साथ ही खाते थे। आज मतलब अबर आलू था, आसमान पर बादल छाए हुए थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए कैफेटेरिया की जानिब बढ़ रहे थे। प्रोफेसर सारा की क्लास की टाइमिंग्स क्या हैं? अमल ने अपने साथ चलती हुई रुतबा से पूछा, जो गहरे नीले रंग के शॉर्ट फ्रॉक के साथ सफ़ेद ट्राउज़र पहने आज मामूल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका गोरा रंग धूप में चमक रहा था। 2 बजे क्लास शुरू होगी और ख़त्म कब होगी ये तो वही बेहतर जानती है। रुतबा ने अमल की जानिब देखते हुए जवाब दिया, जो उस वक्त स्याह रंग की जीन्स के साथ सफ़ेद रंग की टॉप पहने उसके साथ चल रही थी। बिल्कुल, अमल की आवाज़ बोझल थी। वो दोनों कैफेटेरिया पहुंच चुकी थी। तुम ठीक हो अमल? वहाँ पर टेबल्स में से एक टेबल पर अपना बैग रखते रुतबा ने अमल को मुखातिब किया। रुतबा के सवाल पर अमल ने उसकी जानिब देखते हुए अस्बात में सिर हिलाया। हाँ ठीक हूँ, बस आज कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। उसके चेहरे से थकान वाज़ी थी। तो तुम घर चली जाओ, रुतबा मुतफक्किर हुई। हाँ यही सोच रही हूँ। अमल की बात पर रुतबा ने अस्बात में सर हिलाया और एक नज़र आसपास बैठे स्टूडेंट्स पर डाली, जो सब उस वक्त खाने में मसरूफ़ थे। चटपटे खानों की खुशबू उसके नथनों से टकरा रही थी। अचानक अमल की आवाज़ पर वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ओ माय गॉड रुतबा, क्या हुआ? रुतबा ये कहते हुए उसके करीब हुई थी। रुतबा, प्रोफेसर याकूत का असाइनमेंट। अमल की बात सुनते रुतबा के चेहरे के तासुरात भी अमल से मुख्तलिफ ना थे। वो भी उसी की तरह जल्दी से अपना बैग खोलते कुछ तलाश करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों अपने हाथों में फाइल्स थामे बैठी थी। असाइनमेंट की ड्यू डेट क्या थी? अमल के सवाल पर रुतबा अपना मोबाइल ऑन करते हुए उस पर उंगलियां चलाने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। मोबाइल स्क्रीन पर नजर आती एक तहरीर पढ़ते उसके तासुरात पुरसकून हुए। थैंक गॉड, आज लास्ट डेट है। रुतबा ने अमल को मुखातिब किया। रुतबा की बात सुनते अमल पुरसकून हुई। मैं तो अभी असाइनमेंट जमा करवाने जा रही हूँ। रुतबा ये कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रुतबा प्लीज़ मेरा असाइनमेंट भी ले जाओ, मुझ में एक कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं है। अमल की बात पर रुतबा ने उसके हाथ में मौजूद फाइल थामी। मैं बस अभी आती हूँ। ये कहते रुतबा कदम उठाती डिपार्टमेंट की बिल्डिंग की जानिब बढ़ गई थी। उसके जाने के बाद अमल के चेहरे के तासुरात एकदम तब्दील हुए। वो रुतबा को तब तक देखती रही जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अमल के चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी तारी हो चुकी थी। वो पास पड़ा रुतबा का मोबाइल और बैग देखते माजी की तल्ख यादों में खोने लगी। माजी अमल आफंदी मशहूर MNA सितार आफंदी की इकलौती औलाद थी। वो सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा होने वाली बच्चों में से थी। बचपन से लेकर आज तक जो चीज़ उसकी नज़र को भाती थी वो उसके कदमों में लादी जाती थी। वो एक खूबसूरत और बिगड़ी हुई अमीरजादी थी। फयाज लाशारी और सितार आफंदी के दोस्ती के बाद वो बचपन से शहरियार लाशारी को जानती थी। गुजरते वक्त के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। रुतबा उसकी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले दिन हुई थी। अमल की जानिब दोस्ती का हाथ पहले रुतबा ने बढ़ाया था। अमल हमेशा दोस्त अपनी क्लास और स्टेटस के मुताबिक बनाती थी, मगर ना जाने रुतबा में उसे ऐसी क्या खास बात महसूस हुई थी कि उसने रुतबा का दोस्ती के लिए बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। मगर आज अमल उस हाथ को थाम लेने को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती तस्वुर करती थी। अभी उनकी दोस्ती इब्तदाई मराहिल में ही थी कि कुछ ऐसा हो गया था जिससे सब खत्म हो गया। अमल बचपन से अपने ताएजाद फारूक आफंदी को बहुत पसंद करती थी और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी पसंदीदगी में भी इजाफा हो रहा था। वो अब उससे मोहब्बत करने लगी थी। दूसरी जानिब वो ये भी समझती थी कि जितनी मोहब्बत वो फारूक से करती है उतनी ही मोहब्बत वो भी अमल से करता है। मगर उसके ये गलतफहमी बहुत बुरी तरह से दूर हुई थी। वो एक दिन रुतबा को यूनिवर्सिटी से वापसी पर अपने घर लाई थी ताकि उसे अपना आलीशान बंगला दिखा सके, मगर वहीं उसकी मुलाकात फारूक से हो गई थी। उसने फारूक से रुतबा का तारुफ करवाया।
वो उस बात से अनजान थी कि ये तारुफ उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। कुछ दिन मजीद बहुत सुकून से गुजर गए, मगर एक दिन फारूक उसे अपने साथ लंच पर ले गया। वो बहुत खुश थी कि शायद आज वो उसे अपने दिल का हाल बताएगा, मगर फारूक के दिल का हाल जानने के बाद अमल को उसके रेस्टोरेंट की छत अपने सर पर गिरती हुई महसूस हुई थी। उसे आज भी फारूक के वो अल्फाज याद थे। अमल, मुझे तुम्हारी वो दोस्त रुतबा बहुत अच्छी लगी है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? उन अल्फाज ने अमल के दिल को टुकड़ों में तकसीम कर डाला था। बचपन से लेकर आज तक अपनी हर पसंदीदा चीज़ को हासिल करने वाली अमल से आज उसकी मोहब्बत छीन ली गई थी। वो 2 दिन अपने कमरे में बंद रोती रही, मगर फिर उसके अंदर मौजूद वो अमल बेदार हुई थी जिसको आज तक रुतबा ने देखा ना था। अगले दिन उसने यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में सबके सामने रुतबा पर इल्ज़ाम लगाते हुए उसके किरदार पर कीचड़ उछाला था। दूसरी जानिब रुतबा उसके एक भी बात समझने से कासिर थी। अमल अपने गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो देख ही नहीं पाई थी कि उस दिन स्टूडेंट्स के उस मुजमे में वो भी खड़ा था। उस दिन फारूक वहाँ मौजूद था और उसने अमल की एक एक बात सुनी थी। अमल की ज़बान ने जब अंगारे बरसाना बंद किए तो रुतबा का ज़ब्त जवाब दे गया और वो रोते हुए अपने घर वापस आ गई थी। मगर वहीं अमल का सामना फारूक से हुआ था और अब अमल की ज़बान को गोया ताला लग चुका था। मुझे तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी अमल, तुम अपने हसद की आग में इस कदर बढ़ जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। शेम ऑन यू अमल। ये अल्फाज आज भी अमल के कानों में कोड़ों की मानिंद बरसते थे। 2 माह तो वो शरीर डिप्रेशन का शिकार रही थी, मगर फिर एक दिन उसकी मुलाकात शहरियार से हुई। उसकी बातों ने अमल पर गहरा असर डाला। वो दोनों एक ही इंसान से बदला लेना चाहते थे। शहरियार ने उसे अपने बनाए गए सारे प्लान के बारे में आगाह किया और उसका साथ मांगा, जिस पर अमल ने रजामंदी का इजहार करते हुए उससे हाथ मिला लिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद इस बार अमल ने रुतबा की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चंद मोटे मोटे आंसू बहाते उसने माफ़ी मांगी और अपनी मोहब्बत की दुख भरी दास्तान सुनाई। दूसरी जानिब रुतबा ने बिना सोचे समझे उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। हर गुजरते दिन के साथ अमल रुतबा का एतबार वापस जीतने की कोशिश में मगन थी, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब हो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ रुतबा सिद्दीकी को बर्बाद करना था, पूरी तरह बर्बाद। हाल में वापस लौटते उसने पास पड़ा हुआ रुतबा का मोबाइल उठाया और एक नज़र इधर उधर देखते वो उस मोबाइल पर तेज तेज उंगलियां चलाने लगी। वो इस वक्त ग्राउंड में लगे हुए बेंचेस में से एक पर बैठा हुआ आहद का मुंतज़िर था। वो मुसलसल इधर उधर नजर दौड़ाता हुआ आहद को ढूंढ रहा था, जो 5 मिनट का कहकर 20 मिनट बाद भी नहीं आया था। वो अभी इधर उधर देखने में ही मसरूफ़ था कि अचानक उसकी निगाह कुछ फासले पर गुजरती रुतबा पर पड़ी। रुतबा पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे के तासुरात सर्द पड़ने लगे थे। आँखों में इंतकाम की आग जलने लगी। उसे आज भी वो दिन याद था जिस दिन रुतबा की वजह से वो पूरे डिपार्टमेंट के सामने बेइज्जत हुआ था। वो उस दिन को कभी भूल नहीं सकता था और ना ही वो खुद उस दिन को भुलाना चाहता था। वो वही उस बेंचेस पर बैठा एक बार फिर उस दिन होने वाले वाक़ये में खोने लगा। माजी यूनिवर्सिटी में उन दिनों नए सेशन का आगाज़ हुआ था और हर जानिब नए स्टूडेंट्स का रश था, जिनके चेहरों पर छाए हुए तासुरात ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। शहरियार और उसके कुछ दोस्त न्यू स्टूडेंट्स की रैगिंग करने में मसरूफ़ थे। शहरियार अपने कुछ दोस्तों के साथ उस वक्त ग्राउंड में मौजूद कुछ नए स्टूडेंट्स के ग्रुप के गिर्द चक्कर काटते हुए उन्हें तंग करने में मसरूफ़ था। उन स्टूडेंट्स में कुछ लड़कियां भी थीं। उन लड़कियों में रुतबा सिद्दीकी भी थी। वहाँ मौजूद तमाम लड़कों को मुख्तलिफ टास्क देते वो उन पर हंस रहे थे। अब बारी लड़कियों की थी। गर्ल्स थोड़ा आगे आ जाओ, अब तुम सबकी बारी है। शहरियार के दाएं जानिब खड़ा एक लड़का बोला। सबसे पहली बारी उस गुलाबी दुपट्टे वाली की। शहरियार ने उन लड़कियों में से एक जानिब इशारा किया था जिसकी बाएं जानिब रुतबा खड़ी थी। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते आगे आई। उनके आसपास बहुत से स्टूडेंट जमा हो चुके थे। हसीना, ज़रा अपना नाम तो बताओ। उन लड़कों में से एक लड़का लोफराना अंदाज में बोला। हानिया। वो लड़की लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली। वाह, नाम तो बहुत अच्छा है। वही लड़का कुछ कदम आगे बढ़ाता हुआ बोला। चलो शहरियार, बताओ क्या हानिया हमें क्या करके दिखाएगी। वो उस लड़की के नाम पर जोर देता हुआ बोला। ये आंखें बंद करके इस ग्राउंड के पूरे 2 चक्कर लगाएगी। शहरियार की बात पर वो लड़की उसकी जानिब देखते हुए बोलने लगी। ये मैं नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा। वो सब उस लड़की को मजबूर करने लगे, जबकि वो लड़की मुसलसल इनकार कर रही थी। ये सब देखते पीछे खड़ी रुतबा अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकी और कदम उठाती आगे आई। जब वो कह रही है कि वो ये नहीं करना चाहती तो तुम लोग उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
रुतबा की आवाज़ पर वहाँ मौजूद सब लोग उसके जाने मुतवज्जा हुए। तुम्हें क्या मसला है? हमने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी बारी तो अभी आएगी। शहरयार की दाएं जानिब खड़ा लड़का उसे मुखातिब करते बोला। हानिया, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उस लड़के की बात को नज़रअंदाज करते बोली। अगर तुम्हें इससे इतनी ही हमदर्दी है तो जो काम हमने इसे दिया है वो तुम कर दो। बल्कि शहरयार रुतबा की हिम्मत देखता हुआ बोलने लगा, बल्कि एक काम करो, ये बोतल पकड़ो। उसने अपने साथ खड़े हुए लड़के के हाथ में मौजूद पानी से भरी हुई बोतल पकड़ दी। रुतबा की जानिब बढ़ाई। अरे पकड़ो तो सही। शहरयार के दोबारा कहने पर रुतबा ने हाथ बढ़ाते हुए वो बोतल पकड़ ली। शाबाश, अब ये पानी अपने इस प्यारी सी दोस्त पर डाल दो। शहरयार ये कहता हुआ अपने दोस्त के साथ मिलकर हंसने लगा। हरी अप हरी अप। रुतबा को मुसलसल खड़े देखकर शहरयार बोला। उसके दोबारा बोलने पर रुतबा ने कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए वो पानी की बोतल शहरयार के सर पर उंडेल दी। पानी शहरयार के चेहरे और कपड़ों को भिगोने लगा। रुतबा की इस हरकत पर वहाँ खड़े तमाम स्टूडेंट्स हैरान रह गए। शहरयार तेजी से पीछे हटा। लो, डाल दिया पानी। रुतबा पानी की खाली बोतल जोर से जमीन पर मारते हुए बोली। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। शहरयार का चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं। उसका दिल चाह रहा था कि वो इस लड़की को इसी वक्त उसकी औकात याद दिला दे। मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम कौन हो, मगर आइंदा किसी लड़की को तंग करने से पहले अपनी ये जिल्लत याद रखना। रुतबा ये बोलते हुए हानिया का हाथ थामते वहाँ से चली गई, जबकि वहाँ खड़े शहरयार ने एक नज़र अपने इर्द गिर्द खड़े स्टूडेंट्स पर डाली, जिनके चेहरों पर मौजूद तमस्खराना हंसी उसके गुस्से में मजीद इजाफा कर गई थी। वो इस ग्राउंड में दूसरे का मजाक बनाने आया था, मगर वो लड़की सबके सामने उसका मजाक बनाकर चली गई थी। उस दिन से शहरयार के अंदर इंतकाम की आग जल रही थी। वो रुतबा को सबके सामने वैसे ही बेइज्जत करना चाहता था। वो सही वक्त का मुंतज़िर था जब उसे अमल और रुतबा वाले वाक़े का इल्म हुआ। उसे अपना इंतकाम लेने का एक और रास्ता मिल गया था। जबकि दूसरी जानिब रुतबा शहरयार की खामोशी पर पहले तो बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि वो उसके मुतवक्का रद्द अमल के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। मगर शहरयार की जानिब से मुकम्मल खामोशी पर वो पुरसुकून हो चुकी थी कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। रुतबा निडर मगर बहुत बेवकूफ़ थी। शहरयार को इन ख्यालों से आहत की आवाज़ ने निकाला। आज उस बेंच पर बैठे शहरयार के दिल में रुतबा के लिए नफरत में एक बार फिर इजाफा हुआ था। शहर कराची में इस वक्त रात छा चुकी थी। चांद भी कुछ देर अपनी हाजिरी लगवाकर अब जा चुका था। वो इस वक्त लॉन्च में बैठी फाइल में रखे हुए पेपर्स चेक कर रही थी। जहन में एक ख्याल नमूदार होते उसने घड़ी की जानिब देखा जो रात के 11 बजा रही थी। वो अपनी जगह से उठती कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते उसकी निगाह बेड पर लेटे ताशफीन पर पड़ी थी, जिसका चेहरा उस वक्त एक किताब के नीचे छुपा था। सबरीना ने आगे बढ़ते हुए वो किताब उसके चेहरे से हटाई। वो सो चुका था। सबरीना ने मुस्कुराते हुए उसकी किताब साइड टेबल पर रखी और पास पड़ी हुई चादर ताशफीन पर डालते हुए उसने उसके माथे पर बिखरे हुए बाल समेटे और कमरे की लाइट बंद करते हुए बाहर आ गई। वापस लॉन्च में आते वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। सबरीना के लब बेसाख्ते ही मुस्कुराहट में ढले। उसे मालूम था कि आने वाला कौन है। वो अपनी जगह से उठती दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोला। सामने डॉक्टर आफिया हल्के आसमानी रंग के शॉल ओढ़े खड़ी थी। डॉक्टर आफिया के अंदर दाखिल होने पर सबरीना ने उन्हें मुखातिब किया। आप बैठे अम्मोजान, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। सबरीना ये बोलते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। डॉक्टर आफिया उसकी बात पर सर हिलाते हुए सोफे पर जा बैठी। ये उन दोनों का रोज़ का मामूल था। वो दोनों हर रोज़ इस वक्त साथ बैठकर चाय पीती और दिन भर की रोदाद एक दूसरे को सुनाती। कुछ देर बाद सबरीना एक ट्रे में थामे किचन से वापस आई। ट्रे में चाय के 2 भाप उठाते हुए कप मौजूद थे। ट्रे टेबल पर रखते वो उनके सामने वाले सोफे पर जा बैठी। ताशफीन सो गया? डॉक्टर आफिया ने सबरीना को मुखातिब किया, जो पास पड़े पेपर्स फाइल में रख रही थी। जी अम्मोजान, बस अभी कुछ देर पहले ही सोया है। सबरीना ने फाइल बंद करके एक जानिब रखते हुए उन्हें जवाब दिया। सबरीना, मुझे आज तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर आफिया की बात पर सबरीना की नज़रें बेसाख्ता ही उनकी जानिब उठी। उनका चेहरा भी उनके लहजे की तरह संजीदा था। जी अम्मोजान, कहें। वो चाय का एक कप उनकी जानिब बढ़ाते हुए बोली। ताशफीन अब बड़ा हो रहा है सबरीना। वो एक लम्हे को रुकी। अगले माह वो पूरे 10 बरस का हो जाएगा। वो खामोश होते हुए सबरीना के चेहरे के तासुरात देखने लगी। अम्मूजान, आप जो भी कहना चाहती हैं खुलकर कहें। वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। उसका दिमाग उलझने लगा था। देखो सबरीना, मेरी बात बहुत तहम्मुल से सुनना।
सबरीना की बात के जवाब में वो बोलने लगी, अब तुम्हें ताशफिन को इसके बाप के बारे में हकीकत बता देनी चाहिए। सबरीना ने अपनी निगाहें उठाते उनकी जानिब देखा मगर खामोश रही। मुझे मालूम है कि अभी वो इन मामलात को समझने के लिए छोटा है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें भी खुद को उसके मतवक्का रद्द अमल के लिए तैयार करने में बहुत वक्त लगेगा। वो खामोश हो गई। मगर अम्मू जान, मैं, उसका लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलतियों की वजह से उसकी ज़िंदगी पर कोई भी बुरा असर पड़े, उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो। मगर उसकी ज़िंदगी तो पहले ही असरअंदाज हो चुकी है सबरीना। वो अपने बाप के ज़िंदा होते हुए भी यतीम है सबरीना। क्या इससे ज़्यादा भी उसकी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है? सबरीना के पास उनकी बात के कोई जवाब ना था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए। अम्मू जान, सबरीना ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह किया। उसकी आवाज़ रुनने लगी थी। मैं अपनी औलाद की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उसे मेरे तारीख माजी का इल्म हो कि मैं अपने माँ बाप की मौत की ज़िम्मेदार हूँ। सबरीना, जो हो चुका है उसे हम अब बदल नहीं सकते। अगर हम हर वक्त माजी के ज़ेर असर रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि कहीं हमारा तारीख माजी हमारे रोशन हाल को निकल ना जाए, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो सबरीना की जानिब देखते हुए कह रही थी, जो निगाहें झुकाए उनकी बातें सुन रही थी। उनकी बात के जवाब में सबरीना खामोश रही। मैं अक्सर हैरान होती हूँ सबरीना कि तुम जैसी समझदार लड़की कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है। उनकी बात पर सबरीना ने अपना झुका हुआ सर उठाया। उनका इशारा किस जानिब था वो समझ चुकी थी। चाहे जाने का एहसास बहुत खुशगवार और ताकतवर होता है अम्मू जान। ये इंसान से वो काम करवा देता है जो इंसान कभी ना करने का इरादा रखता है। मगर फिर भी सबरीना, हम तकरीबन रोज़ ऐसे मामलात के बारे में सुनते हैं कि घर से भागी हुई लड़कियां किन मसाहिब से गुजरती हैं। उनके हालात लोगों के लिए इबरत ही तो होते हैं। उनकी बात पर सबरीना मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में तल्खी थी। अम्मू जान, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ कोई किसी के अंजाम से इबरत हासिल नहीं करता। वो रुकी और फिर बोलने लगी, इंसान महज अपनी गलती से सीखता है। अगर किसी की गलती से उसे नसीहत या इबरत मिलती तो एक फांसी पर जुर्म जड़ से ख़त्म हो जाता। सबरीना की बात दुरुस्त थी। हम कहाँ किसी के अंजाम से सबक सीखते हैं। अगर बड़े मामलात की जानिब ना भी जाया जाए तो एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। सिगरेट का इस्तेमाल इंसान को मौत के मुंह में धकेल देता है। हर साल 80 लाख लोग तंबाकू नोशी की वजह से मौत के गले लगाते हैं। मगर उसके बावजूद आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ सिगरेट है। चले एक और मिसाल लेते हैं। सड़क पर होने वाले हादसात की सबसे बड़ी वजह तेज़ रफ्तारी और कवानीन के खिलाफ वर्जी है। हर रोज़ न जाने कितने लोग इन हादसात में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां हर साल हज़ारों की तादाद में लोग इनके हादसात के नज़र होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मगर क्या इन सब के बावजूद भी हम किसी के अंजाम से सबक सीखते हैं? मुझे बहुत वक्त लग जाएगा अम्मू जान उसे सब हकीकत बताने में। दोनों के दरमियान छाई खामोशी को सबरीना की आवाज़ ने तोड़ा। इसलिए तो कह रही हूँ सबरीना कि आज से ही खुद को तैयार करना शुरू कर दो, ताकि जब वो हर चीज़ समझने के काबिल हो जाए तो तुम उसे सब मामला सच बता सको। क्योंकि वो रुकी। यह बहुत बेहतर होगा कि वो सब सच्चाई उसे तुम बताओ, बजाय इसके कि यह बात उसे किसी और से मालूम हो। उनकी बात पर सबरीना ने अस्बात में सर हिलाया। सामने पड़ी चाय से भरे हुए कप अब ठंडे हो चुके थे। मैं चाय गर्म करके लाती हूँ। सबरीना खामोशी से उठ खड़ी हुई थी और ट्रे उठाते हुए किचन की जानिब चली गई। डॉक्टर आफिया को मालूम था कि ये सब उसके लिए कितना मुश्किल है, मगर वो चाहती थी कि वो मजबूत बने, इतनी मजबूत कि उसके जालिम मुआशरे की कोई भी शक्ति उसे कमज़ोर न कर सके। वो इस वक्त किचन में मौजूद थी। आखिरी बर्तन धोकर रखते हुए उसने नल बंद किया कि उसकी समाज से प्रेशर कुकर की आवाज़ टकराई। तेज़ी से आगे बढ़ते उसने चूल्हा बंद किया और फ्रिज की जानिब बढ़ गई। फ्रिज से सफ़ेद रंग का डब्बा बाहर निकालकर शेल्फ पर रखते हुए उसने एक नज़र किचन पर डाली और कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी निगाह फर्श पर बैठे ताशफिन पर पड़ी थी, जिसे देखते हुए उसके माथे पर बल्ब नमूदार हुए। ताशफिन, ये तुम क्या कर रहे हो? पूरा घंटा होने वाला है और तुम अभी तक नहाने नहीं गए? वो गुस्से से बोलती हुई उसके करीब आई थी। सबरीना की आवाज़ पर ताशफिन फौरन अपने सामने पड़े कागजात समेटने लगा। बस अम्मी 10 मिनट और दे दें, फिर मैं नहा लूँगा। वो सारे कागज़ समेटकर एक जानिब रखते एक कागज़ पर झुककर कुछ लिखने लगा। मगर फिर भी बताओ तो सही कि तुम तब से क्या करने में मसरूफ़ हो?
वो उसके सामने रखी कुर्सी पर जा बैठी। उसकी बात पर ताशफीन ने अपनी झुकी हुई गर्दन उठाते सबरीना की जानिब देखा। उसकी भूरी आंखों में एक खुशगवार चमक थी। मैं कार्ड बना रहा हूँ अम्मी। वो मुस्कुराते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। कार्ड? मगर किस लिए? सबरीना के पूछने पर इस बार ताशफीन ने बगैर गर्दन उठाए उसे जवाब दिया, अपने दोस्तों के लिए। कौन से दोस्त? इस बार सबरीना उलझन का शिकार हुई। अम्मू जान के घर में 2 दोस्त आ रहे हैं ना, उनके लिए। ताशफीन की बात पर सबरीना की सारी उलझन एकदम दूर हुई। वो समझ चुकी थी कि ताशफीन किन की बात कर रहा था। वो ताशफीन को देखने लगी जो बहुत खुशी और लगन से अपने काम में मसरूफ था। बिल्कुल ऐसी ही खुशी वो पिछले 1 हफ्ते से अम्मू जान के चेहरे पर देख रही थी, क्योंकि उनका बेटा पूरे 3 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहा था। डॉक्टर आफिया का ताल्लुक वादिया हुंसा से था। वो और उनके शोहर अफरीदी थे। शोहर की वफात के बाद उन्होंने अकेले ही अपनी औलाद की परवरिश की थी। उनका बेटा साइम अफरीदी भी पैसे के लिहाज से डॉक्टर था, जिसने अपनी तालीम भी बैरून मुल्क हासिल की थी और वहीं की एक मुसलमान लड़की से जो उसकी कॉलीग भी थी। अम्मू जान की रजामंदी के साथ उससे शादी की थी। शादी के बाद वो पहली बार पाकिस्तान अपनी बीवी के साथ अपने बेटे की पैदाइश पर आया था और अब 3 साल बाद अल्लाह ने उसे एक रहमत से नवाजा था। सबरीना अम्मू जान की खुशी में खुश थी, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर, एक खौफ मौजूद था, जिसकी वजह से वो खुद अनजान थी। शाम के 7 बज चुके थे। आसमान पर छाई रोशनी मध्यम होने लगी थी। सूरज बखूबी अपना फर्ज अंजाम देते हुए रुखसत हो चुका था। वो टैक्सी से उतरती हुई कुछ कदम पैदल चलते गेट के करीब आई और बेल के बटन पर हाथ रखा। कुछ लम्हे बाद हरम ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते वो अंदर दाखिल हुई। लाउंज में पहुंचते उसकी नज़र सामने कारपेट पर लेटी रुतबा पर पड़ी थी, जबकि इसबा उसके साथ बैठी थी। वो दोनों बहुत इन्हमाक से स्क्रीन पर लगा ड्रामा देख रही थी। आबरू के सलाम करने पर इसबा उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। इससे पहले कि इसबा कुछ कहती, आबरू बोलने लगी, अम्मी कहाँ हैं? आबरू ने इसबा को मुखातिब किया। अम्मी अपने कमरे में नमाज पढ़ रही हैं। इसबा उसे जवाब देते हुए किचन की जानिब बढ़ गई थी। आबरू ने एक नज़र रुतबा पर डाली, जो अभी तक स्क्रीन पर नजर आने वाले सीन्स देखने में मसरूफ थी। उसे इर्द गिर्द का कुछ होश ना था। आबरू नफी में सर हिलाते हुए अपने कमरे की जानिब चली गई। अपने हाथ में मौजूद फाइल्स को टेबल पर पड़ी बाकी फाइल्स के साथ रखते वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो सियाह रंग के ट्राउज़र के साथ हल्के सब्ज रंग की कमीज पहने बाहर आई थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने आते उसने अपने बालों में लगा हुआ क्लिप उतारकर सामने रखा और ब्रश उठाते हुए अपने बालों में फेरने लगी थी। बालों का रफ सा जोड़ा बनाते वो सालिया बेगम के कमरे की जानिब चली गई। कमरे में दाखिल होते हुए उसने उन्हें सलाम किया और बेड पर जा बैठी थी। जाए नमाज पर बैठे सालिया बेगम दुआ के लिए हाथ उठाते हुए अब चेहरे पर फेरते उठ खड़ी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आपकी तबीयत कैसी है अम्मी? आबरू ने उनकी जानिब देखते सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, तुम सुनाओ सब खैरियत हैं? आज इतनी देर हो गई। वो जाए नमाज तय करके एक जानिब रखते बोली, जी अम्मी सब खैरियत हैं, बस आज एक क्लाइंट से मिलना था इसलिए देर हो गई। वो साइड टेबल पर पड़ी तस्बीह पकड़ते हुए बोली थी। सालिया बेगम भी आबरू के साथ ही बेड पर आ बैठी। अम्मी आपसे एक बात पूछूं? आबरू के सवाल पर सालिया बेगम ने उसके चेहरे की जानिब देखा, जो आज मामूल से ज़्यादा ही संजीदा लग रहा था। हाँ पूछो, क्या किसी औरत के नसीब में लिखे दुखों और तकलीफ़ों से उसे उसके पास मौजूद दौलत बचा सकती है? आबरू ने सवाल करते सालिया बेगम की जानिब देखा, जो कुछ लम्हे खामोश रही। नहीं बेटा, इंसान के नसीब में लिखी गई तकलीफ़ें से उसे कोई चीज़ नहीं बचा सकती, दौलत तो बिल्कुल नहीं। उनकी आवाज़ में तासुब था। उनकी बात पर आबरू के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट तर आई। आबरू सब खैरियत है ना? सालिया बेगम के सवाल पर आबरू ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाली और आगे बढ़ते उनका हाथ अपने दोनों हाथों के दरमियान लेते बोलने लगी, जी अम्मी सब खैरियत है, बस आज जो मेरी क्लाइंट थी जिससे मैं अभी मिलकर आ रही हूँ, उसकी कहानी ने थोड़ा परेशान कर दिया था। वो रुकी और सालिया बेगम की जानिब देखा, जो सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। रुशना एक 30 साला पढ़ी लिखी खूबसूरत औरत है। अल्लाह ने उसे दुनिया की हर दौलत से नवाजा है। उसके सर पर बाप का साया मौजूद है, भाइयों का आसरा है, मगर फिर भी अम्मी उसे उसके नसीब ने हरा दिया। आबरू अपना सर सालिया बेगम की गोद में रखते हुए लेट गई थी। उसकी शादी को 9 साल हो चुके हैं। अल्लाह ने उसे नेमत और रहमत दोनों से नवाजा है, मगर आबरू ने गहरी सांस ली। मगर फिर भी वो एक बदनसीब बीवी है, जिसका शौहर उसकी और उसकी औलाद के होते हुए भी बाहर अय्याशियाँ करता है। उसके बहुत सी औरतों से ताल्लुकात हैं,
सिर्फ यही नहीं अम्मी, वो हर किस्म का नशा करता है और बहुत बार तो वो नशे की हालत में अपनी बीवी पर हाथ भी उठा चुका है। और आज जब वो औरत और उसके घर वाले खुला का मुतालबा कर रहे हैं तो वो खुला पर राजी नहीं। उसकी शर्त है कि वो बच्चे अपने साथ रखेगा। आमरो वापस अपनी जगह पर उठ बैठी। वो बहुत परेशान थी अम्मी। वो अपनी औलाद को उस शख्स के हवाले हरगिज़ नहीं करना चाहती। आमरो साले बेगम की जानिब देखते बोल रही थी, जो चेहरे पर परेशानी के तासुर लिए उसकी बातें सुन रही थी। रुशना के भाई ने बहुत वकीलों से बात की, मगर न जाने क्यों कोई भी उनका केस लेने को तैयार नहीं। सब एक ही बात कह रहे हैं कि सरफराज रुशना का शोहर बहुत पैसे वाला है, वो कभी भी रुशना को ये केस जीतने नहीं देगा। आबरू खामोश हो गई। तो तुम अब क्या करोगी आबरू? सादिया बेगम के पूछने पर आबरू के चेहरे के तासुर बदले। मैं ये केस लड़ूंगी अम्मी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि रुशना को इंसाफ दिला सकूं, उसे उसकी औलाद और उस शख्स से छुटकारा दोनों हासिल हो जाए। आबरू के लहजे पर सादिया बेगम मुस्कुराई, मगर फिर उनके चेहरे पर फिक्र के तासुर उभरे। तुम्हें कोई खतरा तो नहीं होगा आबरू? वो मुतफक्किर लहजे में बोली। नहीं अम्मी, आप परेशान मत हो, बस अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। आबरू ने मुस्कुराते हुए सादिया बेगम को तसल्ली दी थी। अम्मी, आपकी हफ्सा आपी से बात हुई? वो उनकी तवज्जो दूसरी जानिब करने के लिए बोली। नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, वो शायद आज मुझे कॉल कर रही थी, पर मेरी मसरूफियत की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर सकी थी, तो मुझे लगा कि शायद आपकी उनसे बात हो गई होगी। आबरू की बात पर सादिया बेगम बोलने लगी। मुझे हफ्सा का नंबर मिला दो, मैं अभी उससे बात करती हूँ। अल्लाह करे सब खैर हो। सादिया बेगम की बात पर आबरू अस्बात में सिर हिलाते हुए हफ्सा को कॉल करने लगी। कराची का मौसम आज काफ़ी खुशगवार था। आसमान पर बादलों का बसेरा था। हल्की और ठंडी हवा माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थी। वो सब इस वक्त लॉन्च में बैठे थे। सामने रखे बड़े सोफे पर अम्मू जान बैठी थी, जिनकी गोद में गुलाबी कंबल में लपेटी हुई एक छोटी सी गुड़िया मौजूद थी, जो उस वक्त सुकून से सो रही थी, जबकि उनके दाएं जानिब उनका बेटा मौजूद था। सामने रखे दो सोफों में से एक पर सबरीना, जबकि दूसरे पर हलीमा अम्मू जान की बहू बैठी थी, जिसके गोद में एक 3 साला बच्चा मुंह में फीडर डाले बैठा था, जो बहुत गौर से आसपास मौजूद चीज़ें और इंसानों का जायजा लेने में मसरूफ था। जबकि ताशफिन सबरीना के सोफे के साथ खड़ा मुसलसल और छोटे बच्चे की नज़रें खुद पर महसूस करता कंफ्यूज हो रहा था। वो उन दोनों बच्चों को देखते पहले ही हैरत में मुब्तला था, क्योंकि उन दो दोस्तों को उसके दिमाग में बनाया गया खाका बिल्कुल गलत साबित हुआ था। सबरीना का तारुफ अम्मू जान उसके आने से पहले ही करवा चुकी थी, और इस बात का अंदाज़ा सबरीना को उन दोनों के खुशगवार रवैये से बखूबी हो गया था। जावियर सिर्फ 2 माह का था जब ये दोनों वापस चले गए थे। अम्मू जान ने जावियर की जानिब देखते हुए कहा, जो बहुत गौर से अम्मू जान को देख रहा था। अब तो आ गए हैं ना अम्मू जान? सैम ने ये कहते हुए अम्मू जान को अपने साथ लगाया। और इस बार हम पूरे 4 माह की छुट्टी लेकर आए हैं। इस बार बोलने वाली हलीमा थी, उसकी उर्दू बहुत साफ थी। छुट्टी ना भी लेकर आए होते तो मैं इस बार तुम लोगों को जाने ही ना देती। अम्मू जान की बात पर वो दोनों हंसने लगे थे। इतने में हलीमा की गोद में बैठे जावियर को न जाने क्या सूझी कि वो अपनी माँ की गोद से उतरता हुआ ताशफिन की जानिब चल गया। जावियर को अपनी जानिब आता देखकर न जाने क्यों ताशफिन घबराने लगा। उन दोनों की ये हरकतें वहाँ बैठे वो सब बहुत गौर से देख रहे थे। जावियर ने ऐन उसके सामने पहुँचते हुए एक भरपूर नज़र ताशफिन के चेहरे पर डाली, जो बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिर अपना हाथ उठाते उसके शर्ट के पॉकेट में मौजूद पेन पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर कद छोटा होने के बाद वो पेन उसकी पहुंच से दूर था। गिव इट टू मी, वो अपनी बारीक सी आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ पर ताशफिन ने अपना पेन अपनी पॉकेट से निकालते हुए उसे पकड़ा दिया, जिसे लेते जावियर मुस्कुराया, जिससे उसकी सुरमई आंखें चमकी। ताशफिन से पेन लेते वो अम्मू जान के साथ मौजूद खाली जगह पर जा बैठा। इसी असना में अम्मू जान की गोद में मौजूद नूरे फजर रोने लगी। लगता है इसे भूख लगी है। कुछ देर उसे चुप करवाने के बाद भी जब वो रोती रही तो अम्मू जान बोली, लाए इसे मुझे दे दें। हलीमा ने हाथ आगे बढ़ाते हुए नूरे फजर को पकड़ना चाहा कि अचानक जावियर, जो ये सब देखने में मसरूफ था, अपनी जगह छोड़ता हुआ भागता हुआ वापस हलीमा की गोद में आ बैठा। जावी बेटा, बहना को भूख लगी है, शाबाश मेरे पास आ जाओ। साइम ने जावियर को पुचकारते हुए हटाना चाहा, मगर जावियर मजीद फैलते हुए हलीमा की गोद में लेटने लगा, जिस पर हलीमा हंसने लगी। ये हमेशा ऐसा ही करता है। जब से फजर की पैदाइश हुई है, उसके अंदर पता नहीं कौन सी हिस्स पैदा हो गई है कि जब भी हलीमा फजर को पकड़ने लगे इसे अपने साथ मसरूफ कर लेता है। साइम वजाहत देने लगा था। जावियर बेटा, पापा की बात मानो, शाबाश।
इस बार हलीमा ने जावियार को अपनी गोद से हटाना चाहा, जिस पर जावियार ने हलीमा का हाथ अपने नन्हे से हाथ से झटका, मगर जब हलीमा ने दोबारा उसे अपनी गोद से हटाया तो वो गुस्से भरी नजरें उस पर डालता उसके गोद से उतरा और अपना फीडर टेबल पर जोर से पटकते दीवार की जानिब बढ़ने लगा और वहाँ कारपेट पर बैठते उसने अपने दोनों घुटनों को सीने से लगाया और अपना सर उन पर रख दिया। वो सब उस छोटे से बच्चे की कार्रवाई देख रहे थे। अरे ये जावियार को क्या हुआ? अम्मू जान मुतफक्किर लहजे में बोली। कुछ नहीं अम्मू जान, ये इसकी आदत है, अभी कुछ देर बाद देखिएगा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। सैम ने नूर फजर को हलीमा को पकड़ाते हुए कहा था। उसकी इस बात पर अम्मू जान मुस्कुराई, जबकि सबरीना के पास खड़ा ताशविन बहुत गौर से जावियार को देख रहा था, जो एक साइड से अपना सर ऊपर किए एक आंख से कमरे का जायजा लेने में मसरूफ था कि अचानक उसकी निगाह ताशविन पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। ताशविन पर निगाह पड़ते ही जावियार ने अपना सर पूरी तरह अपने घुटनों पर रख लिया। उसकी इस हरकत पर ताशविन मुस्कुराया। उसे ये छोटा बच्चा बहुत अजीब मगर अच्छा लगा था। आज मौसम काफ़ी गर्म था, आसमान पर बादल न होने के बराबर थे, दरख्तों के पत्ते साकित थे। वो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठी थी। उसने सामने बड़ी फाइल्स में से एक फाइल उठाई। उस पर दर्ज नाम पर एक निगाह डालते उसने वो फाइल खोली और उसमें दर्ज तफसीलात का जायजा लेने लगी। उसने अभी फाइल को पहला सफ़ा ही पलटा था कि उसकी समाज से दस्तक की आवाज़ टकराई। उसने अपना सर उठाते सामने देखा, जहाँ दरवाजे पर कोई शख्स मौजूद था। यकीनन दस्तक देने वाला भी वही था। सियाह जींस के साथ सियाह शर्ट पहने, बालों को हमेशा की तरह पौनी में कैद किए, वो शाहज़ैन लाशादी था। आबरू की नज़र खुद पर पड़ती हुई देखकर वो कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और एन आबरू के सामने रखी कुर्सी पर टांग रखे बैठ गया था, जबकि दूसरी जानिब आबरू ये सोच रही थी कि वो इस शख्स को पहले कहाँ देख चुकी है। शाहज़ैन ने कुर्सी पर बैठते अपनी पॉकेट से सिगरेट और लाइटर निकाला। आबरू ने एक नागवार नज़र उस पर डाली। वो आबरू के चेहरे को देखता हुआ सिगरेट पीने लगा। आप किस सिलसिले में आए हैं? आपने अपॉइंटमेंट ली थी? आबरू का लहजा सख्त था, क्योंकि उसे याद आ चुका था कि वो पहले उस चेहरे को कहाँ देख चुकी है। मुझे कहीं जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, वो शान बेनियाजी से सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ता हुआ बोला। तो फिर आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? आबरू उसकी आंखों में देखती हुई सख्त लहजे में बोली। सरफराज मलिक को तो यकीनन तुम जानती हो, दोस्त है वो मेरा। शाहज़ैन ये कहता हुआ अपने और आबरू के दरमियान पड़ी टेबल की जानिब झुका। उसके खिलाफ जो केस तुम लड़ रही हो उसे वापस ले लो। उसकी बात पर आबरू तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? उसकी इस बात पर शाहज़ैन के लब भी मुस्कुराहट में ढले थे। मैंने सुना है कि अच्छी वकील हो तुम, और अभी करियर शुरू किए भी कुछ साल ही हुए हैं, तो खामोखाही इस मामले में क्यों टांग अड़ा रही हो? इस बार शाहज़ैन का लहजा सख्त था। आबरू ने बोलने के लिए लब खो रही थे कि शाहज़ैन ने हाथ उठाते उसे बोलने से रोका। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। शाहज़ैन ये कहता हुआ दोबारा टेबल की जानिब झुका। जब तुमसे बड़े वकील इस केस को लेने को तैयार नहीं, तो तुमने इस केस को लेने की हामी क्यों भरी? बेहतर यही है कि तुम ये केस वापस ले लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शाहज़ैन ने अपने हाथ में मौजूद सिगरेट को ज़मीन पर फेंकते हुए उसे अपने सियाह जूतों से मसल डाला। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? आबरू के लहजे में गुस्सा और इस बार की आवाज़ कदरे बुलंद थी। ये तो तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा, इसलिए अभी भी वक्त है, सोच लो और इस केस को वापस ले लो। वो बोलता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं किसी सूरत ये केस वापस नहीं लूँगी। आबरू भी सख्त और अटल लहजे में कहती हुई उठ खड़ी हुई। ठीक है, फिर नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होंगी। वो अपना जूता दोबारा उस सिगरेट के टुकड़े पर मारता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि पीछे खड़ी आबरू पास पड़ी फाइल उठाकर जोर से टेबल पर मारते वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। सालिया बेगम इस बार की हमरा उस वक्त स्टोर में मौजूद थी। वो दोनों सारा सामान खरीद कर अब काउंटर की जानिब बढ़ रही थी। उस वक्त स्टोर में बहुत रश था, हर जानिब लोग अपनी ज़रूरियात का सामान खरीदने में मसरूफ़ थे। अम्मी आप इधर ही रुकिएगा, मैं अभी आती हूँ। इस बार सालिया बेगम को काउंटर के कुछ फासले पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठाते हुए सामान उनके करीब रखती बोली। जल्द आना, इस बार पहले ही बहुत देर हो चुकी है। सालिया बेगम कुर्सी पर बैठते बोली। उनकी बात पर इस बार असबात में सर हिलाते हुए एक जानिब चली गई। सालिया बेगम को मालूम था कि वो इस वक्त कहाँ गई थी। वो हर बार जब भी स्टोर आती तो अपने जमा किए गए पैसों से अपने लिए पेंटिंग का सामान खरीदती। वो बचपन से ही पेंटिंग की शौकीन थी और अल्लाह ने उसे हुनर भी अता किया था। सालिया बेगम उसी कुर्सी पर बैठी इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी कि अचानक उनकी नज़र सामने से गुजरती हुई एक औरत पर पड़ी। सालिया बेगम ने बहुत गौर से उस औरत के चेहरे का जायजा लिया। वो चेहरा उन्हें शनासा महसूस हुआ। वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगी कि अचानक उसकी कत्थई आंखें देखते उनके जहन में झमाका हुआ था और उनके लब्बे साख तक खुले। सबरीना,
वो मध्यम आवाज़ में बोली। उनकी आवाज़ पास से गुजरती हुई सबरीना तक रसाई हासिल न कर सकी। सबरीना, उन्होंने दोबारा बुलंद आवाज़ में पुकारा। इस बार अपना नाम सुनते सबरीना ने उनकी जानिब देखा। सबरीना को अपनी जानिब देखते हुए सालिया बेगम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सबरीना को सालिया बेगम को पहचानने में महज चंद लम्हे लगे। वो आगे बढ़ते उनके करीब आई। सालिया, सालिया, ये तुम हो? वो उनके करीब पहुँचती बोली। हाँ सबरीना, ये मैं हूँ सालिया। सालिया बेगम मुस्कुराते हुए बोली और सबरीना के गले लग गई। वो दोनों आज एक बहुत लंबे अरसे बाद दोबारा मिली थी। वो दोनों एक दूसरे से अलग हुई तो उन दोनों के आंखों में आंसू थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा सबरीना कि आज इतने अरसे बाद हम दोबारा मिल रहे हैं, सालिया बेगम ने नम आंखें लिए बोली। उनकी इस बात पर सबरीना की आंखों में भी नमी नजर आई थी। तुम कैसी हो सालिहा? सबरीना सालिया बेगम का झुर्रियों ज़्यादा चेहरा देखकर पूछने लगी। मैं ठीक हूँ सबरीना, तुम कैसी हो? सालिया बेगम ने कहते हुए सबरीना को हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। मैं भी ठीक हूँ सालिहा, सबरीना मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। इससे पहले कि दोबारा उन दोनों के दरमियान कोई बात होती, इस बार की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अम्मी, वो सालिया बेगम और सबरीना की जानिब देखती बोली थी। उसकी आवाज़ पर सालिया बेगम ने उसकी जानिब देखा, जिस सवालिया निगाहों से उन्हें ही देख रही थी। ये सबरीना है इस बार, मेरे बचपन की दोस्त, सालिया बेगम सबरीना की जानिब देखती बोली। उनकी इस बात पर इसबा के दिमाग में सालिया बेगम के कुछ दिन पहले की गई बातें गूंजी। उसने आगे बढ़ते हुए सबरीना से सलाम किया। ये मेरी बेटी है इसबा, सालिया बेगम ने उसका तारुफ करवाया। कुछ देर वो मजीद वहाँ खड़ी बातें करती रही थी। मेरे साथ चलो सालिहा, मैं तुम दोनों को घर छोड़ देती हूँ, सबरीना इसबा के पास पड़ा हुआ सामान उठाते हुए देख कर बोली थी। नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं, आपको खामोखा ही सहमत होगी, हम चले जाएंगे, इसबा मुस्कुराते हुए बोली। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी इस बहाने मैं सालिया का घर देख लूंगी, सबरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर सालिया बेगम के इशारे पर इसबा खामोश हो गई। कुछ देर बाद वो तीनों गाड़ी में बैठते सालिया बेगम के घर की जानिब गामजन थे। सालिया बेगम ने घर के सामने पहुंचते सबरीना को मुखातिब किया। सबरीना, मेरे साथ अंदर चलो, सालिया बेगम ने गाड़ी से उतरते कहा। नहीं सालिहा, मैं फिर कभी। सबरीना, मैं इनकार नहीं सुनूंगी, वो सबरीना की बात काटते बोली, जिस पर सबरीना ने मुस्कुराते हुए सड़क को झटका और ड्राइवर को इत्तला देते हुए उसके साथ अंदर आ गई। वो सालिया बेगम के हमरा लॉन्च में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात हरम से हुई थी, जो उनका सलाम करते इसबा के पीछे किचन में चली गई थी। आओ सबरीना, बैठो, सालिया बेगम सबरीना को कहते हुए सोफे पर बैठ गई। कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि रुतबा हाथ में ट्रे उठाते हुए लॉन्च में दाखिल हुई, जिसमें जूस के 2 ग्लास मौजूद थे। उसने सबरीना को सलाम करते हुए ट्रे टेबल पर रखी और वापस चली गई, जबकि लॉन्च में बैठी सबरीना और सालिया बेगम अपने बच्चों का जिक्र करते हुए अपने माजी में बीते खुशगवार दिनों को याद करने लगी। तुम तो कराची में रहती थी सबरीना, फिर लाहौर कैसे आना हुआ? बातों ही बातों में सालिया बेगम के किए जाने वाले सवाल पर सबरीना के चेहरे का रंग बदला, मगर वह अपने आप पर काबू पा गई। तुमसे मुलाकात मेरे मुकद्दर में लिखी थी, इसलिए मैं लाहौर आ गई, वो मुस्कुराते हुए बोली। और वही कहानी जो वो दुनिया को अपनी माजी के बारे में सुनाती थी, सालिया बेगम के गोश्त के है गुजारी। वो अभी उन्हीं बातों में मसरूफ़ थी कि बाहर बैल की आवाज़ ने उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा किया। कुछ देर बाद हरम के हमरा आबरू लॉन्च में दाखिल हुई और आगे बढ़ते हुए सालिया बेगम और सबरीना को सलाम करते उनके पास बैठ गई। ये मेरी बेटी है आबरू, सालिया बेगम आबरू की जानिब देखते हुए बोली। ये सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरा बेटा भी है। अपने अब्बू के जाने के बाद इसने बिल्कुल बेटों की तरह ही इस घर के हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। सालिया बेगम की बात पर आबरू मुस्कुराई, जबकि सबरीना सताईसी नज़रों से आबरू को देखने लगी। ताशफिन सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया और लॉन की जानिब भागा, क्योंकि उस वक्त अमूमन अम्मो जान लॉन में मौजूद होती थी, मगर आज लॉन खाली था। खाली लॉन देखते उसे एकदम कुछ याद आया, जिस पर उसने अपने कदम लॉन्च की जानिब बढ़ा दिए, जहाँ उस वक्त अम्मो जान मौजूद थी। वो उस वक्त सोफे पर बैठी थी, उनके गोद में वो नन्ही गुड़िया मौजूद थी, जबकि उनके दाएं जानिब बैठे सोफे पर हलीमा बैठी थी और सामने पीछे कारपेट पर बहुत सारी छोटी छोटी बैग्स अपने इर्द गिर्द फैलाए जावियार खेलने में मसरूफ़ था। ताशफिन ने दाखिल होते सलाम किया, जिस पर वो सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। आओ ताशफिन, इधर आओ, अम्मो जान ने उसे देखते मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया, जिस पर ताशफिन आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उनके करीब चला गया। यहाँ बैठो, अम्मो जान ने उसे अपने साथ बैठने का इशारा किया, जिस पर वो खामोशी से उनके साथ बैठ गया। उनकी ये कार्रवाई कारपेट पर बैठा जावियार बहुत गौर से देख रहा था। ताशफिन ने एक नज़र जावियार की जानिब देखते अपने हाथ में मौजूद कार्ड्स अम्मो जान की जानिब बढ़ाए, जिन्हें अम्मो जान ने आंखों में उलझन लिए थाम लिया। ये क्या है ताशफिन? उनके सवाल पर ताशफिन ने बोलने की लब खोले ही थे कि उसकी नज़र पास बैठी हलीमा पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी।
ताशफिन कंफ्यूज होते हुए खामोश हो गया और कुछ आगे बढ़ते हुए अम्मू जान के कान में अपनी सारी कहानी कह डाली कि उसने ये कार्ड्स अपने 2 दोस्तों के लिए बनाए थे जो कि उसके ख्याल में उसके हम उम्र थे, लेकिन दर हकीकत तो उसके दोनों दोस्त उससे बहुत छोटे थे जो अभी ये कार्ड्स पढ़ने के काबिल ना थे। इसलिए ये कार्ड्स उसने अमानत के तौर पर अम्मू जान के हवाले कर दिए थे। इसकी बात पर अम्मू जान हंसने लगी और हंसते हुए सारी बात हलीमा को बताने लगी, जिस पर ताशफिन ने बहुत हैरत से अम्मू जान को देखा। उसने वो सारी बात हलीमा से छुपाने के लिए ही तो उनके कान में कही थी, मगर अम्मू जान ने उसका राज न रखा। अम्मू जान की बात सुनते हलीमा हंसने लगी। थैंक यू लिटिल बॉय। हलीमा ने आगे बढ़ते हुए ताशफिन के गाल खींचे, जिस पर ताशफिन के गाल बेइख्तियार ही गुलाबी हुए। वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले कि वो उठकर वहाँ से भाग जाता, अम्मू जान ने उसे मुखातिब किया, ताशफिन अपनी छोटी बहन को नहीं पकड़ोगे? वो नूर फजर की जानिब देखते बोलने लगी। उनकी बात पर ताशफिन ने नूर फजर की जानिब देखा, जो अपनी आंखें खोले ताशफिन को ही देख रही थी। उसकी नीली आंखें बहुत मासूम और शफाफ थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए नूर फजर को पकड़ना चाहा कि 2 सुरमई आंखें जो तब से ये सारा मनाजिर अपनी आंखों में कैद कर रही थी, अपनी जगह छोड़कर उठते हुए उसकी जानिब आई। लीव हर, शी इज़ माई सिस्टर। जाविया की आवाज़ पर वो सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जो अपनी आंखों में गुस्सा और माथे पर बल डाले ताशफिन की जानिब देख रहा था। उसकी इस हरकत पर अम्मू जान और हलीमा दोनों हंसने लगे, जबकि ताशफिन की कन्फ्यूज़न में और इजाफा हो चुका था। हलीमा ने एक नज़र ताशफिन के चेहरे पर डालते हुए जावियार को अपनी जानिब बुलाया, जिस पर जावियार ने अपनी माँ की जानिब देखा, मगर अपनी जगह पर खड़ा ताशफिन को घूरता रहा। जावियार कम यार। हलीमा के दोबारा बुलाने पर वो कदम उठाता हुआ हलीमा के पास गया और उसकी गोद में जा बैठा। कुछ देर हलीमा उसे प्यार से कुछ समझाती रही, जिसका जावियार पर कोई असर न हुआ और वो गुस्से से हलीमा की गोद से उठता हुआ वापस अपनी बाइक्स के साथ जा बैठा, मगर जाते हुए एक गुस्सेली नज़र ताशफिन पर डालना न भूला। कुछ देर ताशफिन यूं ही नूर फजर को अपनी गोद में लिए बैठा रहा कि अचानक नूर फजर रोने लगी, जिस पर सबसे पहले जावियार उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। लाओ ताशफिन, इसे मुझे दो, इससे पहले कि इसका डॉन भाई दोबारा यहाँ आ जाए। अम्मू जान ने जावियार को देखते हुए ताशफिन को मुखातिब किया, जिस पर ताशफिन ने नूर फजर को अम्मू जान की गोद में डाल दिया। अचानक जहन में एक ख्याल नमूदार होने पर वो भागता हुआ अपने पोर्शन में गया। उसकी यह कार्रवाई लॉन्च में मौजूद अम्मू जान और हलीमा समेत जावियार ने भी देखी। कुछ देर बाद वो दोबारा लॉन्च में दाखिल हुआ। इस बार उसके हाथ में एक छोटी सी सियाह रंग की बाइक थी। वो कदम उठाता हुआ जावियार के करीब आया और कारपेट पर बैठ गया। ताशफिन को अपने करीब आता देखकर जावियार ने वो तमाम बाइक्स अपने मजीद करीब कर ली, जैसे उसे डर हो कि ताशफिन उसकी बहन की तरह ये बाइक्स भी उठा लेगा। उसकी इस हरकत पर ताशफिन मुस्कुराया और अपना हाथ, जिसमें वो बाइक मौजूद थी, जावियार की जानिब बढ़ाया। ताशफिन के हाथ में सियाह रंग की बाइक देखते जावियार ने फ़ौरन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो बाइक उठा ली और आंखों में चमक लिए वो बाइक को देखने लगा। ताशफिन ने उसके लब मुस्कुराहट में ढलते हुए देखे। जावियार ने बाइक से नजरें हटाते हुए मुस्कुराते हुए ताशफिन की जानिब देखा और अपनी बाकी बाइक्स अपने और ताशफिन के दरमियान रख दी। उसकी इस हरकत पर ताशफिन मुस्कुराया। लो नूर फजर, तुम्हारे दोनों भाइयों की दोस्ती हो गई। अम्मू जान जो तब से इन दोनों की हरकतें देख रही थी, नूर फजर की जानिब देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली। उनकी इस बात पर पास बैठी हलीमा भी मुस्कुराई। काफ़ी समझदार बच्चा है माशाल्लाह। हलीमा की बात पर अम्मू जान ताशफिन की जानिब देखती मुस्कुराई, जो अब जावियार के साथ खेलने लगा था। वो इस वक्त लॉन्च में बैठी अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने में मसरूफ़ थी। वो अपने बाएं हाथ की तमाम उंगलियों के नाखूनों पर हल्के गुलाबी रंग की नेल पॉलिश लगा चुकी थी। अब बारी दाएं हाथ की थी। इतने में लॉन्च में जावियार दाखिल हुआ। वो उस वक्त सुरमई ट्राउज़र और सियाह शर्ट में मौजूद था। नूर, अम्मू जान कहाँ है? जावियार ने नूर के करीब आते सवाल किया, जिस पर नूर ने अपना झुका हुआ सर उठाते हुए जावियार की जानिब देखा। वो स्टोर तक गई हैं। जवाब देते वो दोबारा अपने हाथ के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। तो फिर तुम मुझे 1 कप चाय बना दो। जावियार की बात पर नूर ने हैरत से उसकी जानिब देखा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ? फारिग होकर बना दूंगी, मगर मुझे तो चाय अभी पीनी है। जावियार सोफे पर बैठते बोला। तो फिर खुद बना लो। नूर दुबद्दू जवाब देते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई कि उसकी निगाह सामने बैठे जावियार पर पड़ी, जो बहुत गौर से उसके नेल पॉलिश लगाते हुए देख रहा था। नूर के सवाले निगाहों ने उसके जानिब देखा। एक बात पूछूं नूर? जावियार के बोलने पर नूर ने नेल पॉलिश को बंद करते हुए साइड पर रख दिया और उसकी जानिब देखते हुए बोली। हाँ बोलो। तुम्हें कभी बहन की कमी महसूस नहीं होती? उसकी बात सुनते नूर के माथे पर चंद बल नमूदार हुए। ये कैसा फजूल सवाल है जावी? सवाल बिल्कुल भी फजूल नहीं, ज़रा गौर तो करो। वो रुका, फिर बोलने लगा। तुम घर में अकेली होती हो, तुम्हें किसी लड़की की कमी महसूस नहीं होती? वो इशारों के नायों में क्या बात करना चाह रहा था नूर समझ चुकी थी।
हाँ होती है ना, मैंने कई बार अम्मू जान से भी कहा है कि अब आप भाई की शादी कर दें, भाभी आ जाएंगी तो मेरी कमी भी दूर हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ भाई की क्यों, मैं तुम्हें नजर नहीं आता? ज़ावियर की बात पर नूर ने उसे घूरी से नवाजा। तुम्हारी क्यों, पहले भाई की शादी होगी फिर तुम्हारी बारी आएगी। नूर ने ये कहते हुए अपना रुख ज़ावियर की जानिब किया। जो तुम्हारे भाई साहब के इरादे हैं ना, इस सूरत में तो मैं कवारा ही मर जाऊंगा। ज़ावियर ने मुंह बनाते हुए बोला, चाहे जो भी हो मगर भाई की शादी से पहले तुम्हारी शादी मुमकिन नहीं। नूर दोनों टांगे ऊपर करते हुए सोफे पर बैठ गई। तुम्हारा भाई कवारा मर जाएगा और तुम्हें कोई परवाह नहीं। ज़ावियर के लहजे में मसनूई खफगी सजाई थी। इससे पहले कि नूर कोई जवाब देती, अम्मू जान लॉन्च में दाखिल हुई। उनके सलाम करने पर उन दोनों ने जवाब दिया, आए अम्मू जान बैठे। नूर ने सोफे की जानिब इशारा किया। अम्मू जान का खुशी से चमकता हुआ चेहरा देखते उन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और फिर ज़ावियर बोलने लगा, अम्मू जान खैरियत तो है? आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, कहीं अपने बेटे का रिश्ता तो नहीं तय कर आई? ज़ावियर की बात पर अम्मू जान ने उसकी जानिब देखा जबकि नूर ज़ावियर को घूर रही थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आज स्टोर में मुझे मेरे बचपन की दोस्त मिली थी। एक लंबे अरसे बाद आज हमारी मुलाकात हुई और मैं अभी उसी के घर से आ रही हूँ। अम्मू जान मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह, मतलब मेले के बजाय एक स्टोर में दो बचपन की बिछड़ी हुई सहेलियाँ दोबारा मिल गई। ज़ावियर के कहने पर अम्मू जान हंसने लगी और आज की कहानी उन दोनों को सुनाने लगी। दोपहर के 2 बज चुके थे। सिद्दीकी हाउस के ऐन ऊपर सूरज अपनी तमाम तर तवानाई के साथ चमक रहा था। सायमा ताई इस वक्त किचन में मौजूद मुलाजमा को हिदायत दे रही थी। बिरयानी की खुशबू ने माहौल को महका रखा था। सायमा ताई किचन से निकलते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आई और वशमा के कमरे की जानिब बढ़ गई और दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। वो लाइट ऑन करते वशमा के बिस्तर की जानिब बढ़ी जो इस वक्त ख्वाब एक खरगोश की नींद ले रही थी। वशमा उठ जाओ। वो उसके करीब जाते हुए उसे उठाने लगी। उनकी आवाज़ का वशमा पर कोई असर न हुआ। वो हनूस सोती रही। उठ जाओ वशमा, दोपहर के 2 बज चुके हैं और तुम्हारी नींद है कि पूरी ही नहीं हो रही। वो वशमा के ऊपर मौजूद कंबल हटाते हुए बोली, मगर वशमा टस से मस न हुई। सायमा ताई ने तंग आकर एसी का रिमोट उठाते हुए एसी बंद कर दिया और एक नज़र वशमा पर डालते हुए कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियाँ उतरते वो लाउंज की जानिब बढ़ गई जहाँ जलाल ताया बैठे फ़ोन पर किसी से मोह गुफ्तगू थे। आप फिक्र मत करें, काम होते ही आपको इतला दूंगा। वो लाउंज में दाखिल होते हुए उनकी समाज से जलाल ताया की आवाज़ टकराई। वो आगे बढ़ते हुए उनके साथ रखे सोफे पर बैठ गई। जी ज़रूर, खुदा हाफिज़। ये कहते जलाल ताया ने फ़ोन काट दिया। किसका फ़ोन था जलाल? सायमा ताई ने जलाल ताया की जानिब देखते हुए पूछा। इससे पहले कि जलाल ताया कोई जवाब देते हैं उन दोनों की नज़र लाउंज की जानिब आते हुए अशर पर पड़ी। अस्सलामु अलैकुम। उन दोनों करीब आते हुए उसने सलाम किया और सायमा ताई के बराबर वाले सोफे पर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम अशर, खैरियत? आज तुम इतनी जल्दी घर आ गए? जलाल ताया उसे उस वक्त घर देखकर इस्तफसार करने लगे। जी अबू, बस तबीयत कुछ ख़राब थी। उसकी आवाज़ बोझल थी। क्या हुआ? इस बार सायमा ताई मुतफक्किर होते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मी, बस हल्का सा बुखार है। वो सायमा ताई की जानिब देखते हुए जवाब देने लगा। डॉक्टर को दिखाया? इसकी ज़रूरत नहीं अम्मी, बस कुछ देर आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वो उनको तसल्ली देते हुए बोला। कुछ देर उन तीनों के दरमियान खामोशी छा गई। अबू, मुझे आप दोनों से ज़रूरी बात करनी है। अशर की आवाज़ पर वो दोनों उसकी जानिब देखने लगे। कैसी बात? जलाल ताया ने अशर की जानिब देखते हुए पूछा जबकि पास बैठी सायमा ताई बोतल से पानी गिलास में उंडेल रही थी। ये लो बेटा, पहले पानी पी लो फिर बात करना। उन्होंने गिलास से उसकी जानिब बढ़ाया और दूसरे गिलास में अपने लिए पानी उंडेलने लगी। अशर ने आगे बढ़ते हुए वो गिलास पकड़ा और होठों से लगाते हुए पानी का एक घूंट भरा और फिर जलाल ताया की जानिब देखते हुए बोलने लगा जो उसी की जानिब देख रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आप साले चची से मेरी और आबरू की रुखसती की बात करें। अशर की बात पर सायमा ताई जो पानी पी रही थी खांसने लगी। जलाल ताया और अशर उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। क्या कहा तुमने? सायमा ताई की आवाज़ में हैरानी और गुस्सा दोनों शामिल थे। यही कि अम्मी, अब आप मेरी और आबरू की शादी की तैयारियां करें। अशर को मालूम था कि सायमा ताई उसकी बात की मुखालफत करेंगी, इसलिए उसने ये बात जलाल ताया के सामने की थी ताकि हम उन्हें संभाल सकें। तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया अशर? क्यों अम्मी, मैंने ऐसा क्या कह दिया है? सायमा ताई की बात पर अशर भी सख्ती से बोला। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि उस लड़की को तलाक दे दो और तुम उससे रुखसती का इरादा किए बैठे हो। सायमा ताई की इस बात पर जलाल ताया ने एक गुस्सेली नज़र उन पर डाली। खामोश हो जाओ सायमा, उनकी आवाज़ में तंबी थी। आप हर बार मुझे चुप नहीं करवा सकते जलाल। पहले तो बस सायमा, एक लफ्ज़ और नहीं। जलाल ताया की बुलंद आवाज़ पर सायमा ताई खामोश हो गई और जलाल ताया अशर की जानिब देखते हुए बोलने लगे। ठीक है अशर, मैं सालिया से बात करूँगा मगर मेरी एक शर्त है।
जलाल ताया की बात पर अशर की आंखों में उलझन उभरी। कैसी शर्त? यही कि शादी के बाद आबरू अपनी जॉब छोड़ देगी। जलाल ताया की बात पर अशर ने बोलने के लिए लब खोले, मगर न जाने उसके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि वो बोलते बोलते खामोश हो गया। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जलाल ताया अशर की जानिब देखते हुए बोले। नहीं अबू, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप बस जल्द अज जल्द सालिया चची से रुखसती की बात करें। ये बात अशर ने साइमा ताई की जानिब देखते हुए कही, जो इस वक्त आंखों में तेज लिए बैठी थी। अशर ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब चला गया। उसके जाने पर जलाल ताया भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उन्होंने कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए ही थे कि उनकी समाज से साइमा ताई की आवाज़ टकराई। जलाल, पहले तो मैंने आपकी ये बात मान ली थी, मगर इस बार मैं आपकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी, वो शदीद गुस्से से बोली। जलाल ताया उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे की जानिब चले गए, जबकि साइमा ताई गुस्से से तिलमिला रही थी। इतने में अमाद लाउंज में दाखिल हुआ। अम्मी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो साइमा ताई के गुस्से भरे हुए चेहरे को नज़रअंदाज करते हुए बोलने लगा, जिस पर साइमा ताई ने एक गुस्सेली नज़र उस पर डाली। कोई फजूल बात मत करना अम्माद, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, वो अम्माद की जानिब देखते हुए बोली। उनकी बात पर अम्माद एक लम्हे को रुका, मगर फिर बोलने लगा। अम्मी, आप सालिया चची से मेरे और इसबा के रिश्ते की भी बात करें। वो एक ही सांस में पूरी बात कह गया था, मगर उसकी बात सुनते साइमा ताई का गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। तुम दोनों भाइयों के दिमाग खराब हो चुके हैं। तुम दोनों को उन लड़कियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं क्या? साइमा ताई एकदम ही खड़े होते हुए चिल्लाने लगी। न जाने कौन सा जादू क्या हुआ है उन जादूगरनियों ने कि तुम लोगों को उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, वो गुस्से से चिल्ला रही थी। अम्मी अम्मी, अम्माद उन्हें पुरसकून करने की कोशिश करने लगा। मगर एक बात तुम दोनों याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उन लड़कियों को इस घर में हरगिज़ नहीं बर्दाश्त करूँगी। वह दोबारा गुस्से से चिल्लाती हुई वहाँ से चली गई, जबकि पीछे बैठा अम्माद उनके इस शदीद रद्द अमल पर हैरान था। दोपहर के 2 बज रहे थे। सूरज सवा नेज़े पर था। दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। वो उस वक्त आईने के सामने खड़ा तैयारी में मसरूफ़ था। तैयारी मुकम्मल होते उसने एक निगाह आईने में नजर आते हुए अपने अक्स पर डाली। सिया पैंट के साथ हल्के नीले रंग की शर्ट पहने वो हमेशा की तरह वजीहा लग रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई गाड़ी की चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकलता सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ उतरते वो नीचे आया। वो अम्मू जान की तलाश में था कि उसकी समाज से नूरे फजर की आवाज़ टकराई, जो उसके पीछे खड़ी थी। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? वो उसको तैयार देखकर पूछने लगी। ताजवीर ने पलटते उसकी जानिब देखा। हॉस्पिटल से कॉल आई है, मैं वहीं जा रहा हूँ, वो मसरूफ़ अंदाज में बोला। इससे पहले कि नूर कुछ और बोलती, ताजवीर बोल पड़ा। नूर, ये कल से तुम सब किन तैयारियों में मसरूफ़ हो? क्या घर पर कोई आ रहा है? उसके सवाल पर इससे पहले कि नूर कोई जवाब देती, ज़ावियर की आवाज़ उसके समाज से टकराई, जो अपने कमरे से निकलता यकीनन ताशफीन का सवाल सुन चुका था। वाह डॉक्टर साहब वाह, सारे हॉस्पिटल के मामलात का इल्म रखने वाले डॉक्टर साहब घर के मामलात से लाइल्म है, वो मज़े से बोलता हुआ उन दोनों के पास आ खड़ा हुआ। क्या मतलब वाकई कोई आ रहा है? उसके दोबारा सवाल करने पर ज़ावियर मुस्कुराया। बताओ नूर कि कौन आ रहा है? बल्कि तुम छोड़ो, मैं बताता हूँ, वो नूर को कहता हुआ खुद ही बोलने लगा। कुछ दिनों पहले अम्मू जान की मुलाकात स्टोर में अपनी बचपन की बिछड़ी हुई सहेली से हुई थी, और आज वो बमा अहल व अयाल हमारे घर दावत पर मधु है, वो ये कहता हुआ ताशफीन की जानिब देखने लगा। मगर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ताशफीन के सवाल पर ज़ावियर दोबारा बोला। डॉक्टर साहब घर रहा करे ना, घर रहेंगे तभी तो घर के मामलात का इल्म होगा। भाई तुम्हारी तरह फारिग नहीं है, इन्हें बहुत काम होते हैं। नूर की बात पर ज़ावियर ने उसकी जानिब देखते हुए आंखें घुमाई कि अचानक दोबारा कुछ याद आने पर वो ताशफीन की जानिब पलटा। और हाँ डॉक्टर साहब, खैर मनाए अपनी। उसकी इस बात पर नूर और ताशफीन दोनों उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखने लगे। अम्मू जान की दोस्त की 5 बेटियां हैं, इस बार तो आपकी शादी से इनकार वो बिल्कुल नहीं सुनने वाली, वो मुस्कुराता हुआ कह रहा था। उसकी इस बात पर ताशफीन ने उसे घूरी से नवाजा, जबकि नूर ताशफीन को मुखातिब करते हुए बोली, भाई इसे खुशी इस बात की है कि आपकी शादी के बाद इसका नंबर आ जाएगा। नूर की बात पर ताशफीन मुस्कुराया। अच्छा नूर, तुम अम्मू जान को बता देना कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, वो ये कहकर कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि पीछे नूर अब माथे पर बल डाले ज़ावियर से कुछ कहने में मसरूफ़ थी। माजी आज का दिन बहुत पुरहिद्दत था। दरख्तों के पत्ते साकित थे, चरिंदे परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में छिपे बैठे थे। क्योंकि आज इतवार का दिन था, इसलिए सबरीना घर पर ही थी। उसने बेड पर फैले हुए तमाम कपड़े तय करते हुए अलमारी में रखे और एक नज़र घड़ी की जानिब देखा, जहाँ इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। ये लड़का भी ना, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए बेड पर पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाया और कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। नीचे पहुँचते हुए वो लाउंज में दाखिल हुई, जहाँ ताशफीन और ज़ावियर के साथ बैठा ब्लॉक्स से खेल रहा था। कुछ फासले पर ही
बेबी कोर्ट में नूर फजल सोई हुई थी। उन्हें आज यहाँ आए हुए पूरे 2 माह हो चुके थे। ताशफिन के जावियर से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वह स्कूल से आकर अपना सारा वक्त जावियर के साथ नीचे गुजारता। अगर कभी ताशफिन को आने में देर हो जाती तो जावियर, जो उसे ताशी कहता था, ऊंची आवाज़ में उसका नाम पुकारता और ऊपर आ जाता। दूसरी जानिब नूर फजल भी ताशफिन को देखते हुए मुस्कुराने लगी। सबरीना आगे बढ़ती हुई उनके करीब आई कि उसकी नज़र बेबी कोर्ट में लेटी हुई नूर पर पड़ी थी, जो रोने की तैयारी में मसरूफ़ थी। उसने आगे बढ़ते फजल को अपनी गोद में उठा लिया कि उसके समाज से अम्मू जान की आवाज़ टकराई। नूर जाग गई। उसने पलटकर उनकी जानिब देखा, जो उसी जानिब आ रही थी। जी बस अभी जागी हैं। आप हॉस्पिटल से कब आई? सबरीना ने उनकी जानिब देखते सवाल किया, जो सोफे पर बैठ गई थी। अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। उनकी आवाज़ बोझल थी। अम्मू जान, आपकी तबीयत ठीक है? सबरीना मुतफक्र हुई। हाँ, तबीयत तो ठीक है, मगर न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मू जान, गर्मी की वजह से हो सकता है। आप बैठे हैं, मैं आपके लिए कुछ ठंडा बना कर लाती हूँ। सबरीना ये बोलते हुए उठने ही लगी थी कि अम्मू जान बोल पड़ी। नहीं सबरीना, तुम रहने दो, मैं रज़िया से बोल देती हूँ, तुम नूर को संभाल लो। अम्मू जान ने यह कहते हुए सबरीना की गोद में मौजूद नूर की जानिब देखा। उनकी इस बात पर सबरीना इस्बात में सर हिलाते हुए सोफे पर बैठ गई। हलीमा नहीं आई? सबरीना के सवाल पर अम्मू जान ने उसकी जानिब देखा। नहीं, वो साइम के साथ आएगी। अम्मू जान ने एक नज़र खेल में मसरूफ़ जावियर और ताशफिन को देखा कि उनकी समाज से मोबाइल की आवाज़ टकराई। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाते हुए टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया और कॉल अटेंड की। उनके कुछ बोलने से पहले ही दूसरी जानिब से आवाज़ आने लगी। जी, मैं डॉक्टर आफिया बात कर रही हूँ। वो दूसरी जानिब से पूछे जाने वाले सवाल के जवाब में बोली थी। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि दूसरी जानिब से न जाने ऐसी क्या बात कही गई थी कि मोबाइल डॉक्टर आफिया के हाथ से छूटकर सोफे पर जा गिरा। उनका चेहरा साकित हो चुका था। अम्मू जान, क्या हुआ? सबरीना घबराते हुई उठती हुई नूर को वापस बेबी कोर्ट में डालते अम्मू जान की जानी बढ़ी, मगर अम्मू जान साकित नज़रों से सामने देख रही थी जहाँ साइम की तस्वीर लगी थी। सबरीना ने तेज़ी से सोफे पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाया। हेलो हेलो, वो फ़ोन को कान से लगाए हुए तेज़ी से बोली। दूसरी जानिब से एक बार फिर वही अल्फाज दोहराई गए जो सबरीना के रूह खींचने के लिए काफ़ी थे। कौन 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 से हॉस्पिटल में? सबरीना ने खुद को ये अल्फाज अदा करते सुना। इस वक्त रात के 8 बज चुके थे। आसमान पर चांद चंद सितारों के हमरा ज़मीन को मध्यम रोशनी फराहम करने में मसरूफ़ था। वो सब उस वक्त लॉन्च में मौजूद थे। उन्हें यहाँ पहुँचे अभी महज 15 मिनट गुजरे थे। उस दिन सबरीना के बहुत इसरार पर सालिया बेगम आज अपने बेटियों के हमरा उनके घर मौजूद थी। सामने बड़े सोफे पर सबरीना, सालिया और इसबा बैठी थी, जबकि उसके साथ रखे दूसरे सोफे पर हरम, आबरू और रुतबा मौजूद थी। इसी असना में नूर फजर मुलाजमा के हमरा लाउंज में दाखिल हुई और मुलाजमा उन सबको जूस सर्व करने लगी। वो सब अभी बातों में ही मसरूफ़ थे कि बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज़ पर सब उस जानिब मुतवज्जह हुए। कुछ लम्हों बाद सियाह जीन्स के साथ ऑफ वाइट रंग की शर्ट पहने, एक हाथ में हेलमेट थामे, जबकि दूसरे हाथ से अपने बिखरे हुए बालों को समेटता हुआ जावियर अंदर दाखिल हुआ। लाउंज में दाखिल होते हुए उसने एक नज़र सब पर डाली, मगर उसकी नज़र सामने सफ़ेद रंग की लॉन्ग फ्रॉक में मौजूद रुतबा पर जा ठहरी, जबकि दूसरी जानिब रुतबा जो जूस पी रही थी जावियर पर नज़र पड़ते ही वो खांसने लगी। उसकी इस हरकत पर जावियर अपनी मुस्कुराहट छुपाता हुआ आगे बढ़ गया और सबसे सलाम लेते हुए नूर फजर के साथ दूसरे सोफे पर बैठ गया। ये मेरा छोटा बेटा है जावियर, सबरीना मुस्कुराते हुए बोली। आबरू बेटा, ये भी वकील है। सबरीना ने आबरू को मुखातिब किया, जिस पर आबरू ने जावियर की जानिब देखते हुए बोलने लगी। मैं इसे जानती हूँ आंटी, ये मेरा जूनियर है। आबरू की बात पर सबरीना ने हैरान होते हुए जावियर की जानिब देखा। जी अम्मू जान, मैडम सही कह रही हैं, मुझे मालूम नहीं था कि इनकी अम्मी ही आपकी दोस्त हैं। वो सबरीना को मुखातिब करता हुआ बोला, जबकि वहाँ बैठी रुतबा हैरान होते हुए उन लोगों की बातें सुन रही थी। यानी आबरू जावियर को पहले से जानती थी। वो नूर फजर के साथ बैठे जावियर को देखने लगी। खुद पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते जावियर ने फ़ौरन रुतबा की जानिब देखा, जो फ़ौरन नज़रें फेरते हुए दूसरी जानिब देखने लगी। जावियर के लब मुस्कुराहट में ढले। कुछ देर मजीद बातें करने के बाद सबरीना ने सालिया बेगम को मुखातिब किया। आओ सालिया, मैं तुम सबको अपना घर दिखाऊं। सबरीना की बात पर वह सब उनके साथ उठ खड़ी हुई थी। आबरू और इसबा सालिया बेगम के हमरा उनके पीछे चलने लगी, जबकि हरम और रुतबा नूर फजर के साथ जाने का इरादा रखती थी। हरम नूर फजर के करीब जाकर उससे कुछ कहने लगी, जिस पर नूर फजर ने रुतबा के मुखातिब किया। रुतबा, बस 2 मिनट रुको, मैं और हरम अभी आते हैं। वो हरम को लिए एक जानिब चल पड़ी। पीछे अब लॉन्च में सिर्फ जावियर और रुतबा मौजूद थे। आप बताएं मोहतरमा कि कौन किसका पीछा करते करते उससे मिलने उसके घर तक आ पहुंचा है। जावियर की बात पर रुतबा ने उसकी जानिब देखा।
मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम आंटी के बेटे होंगे, और वैसे भी मैं आंटी से मिलने उनके घर पर आई हूँ, ना कि तुमसे मिलने। रुतबा के जवाब पर वो मुस्कुराया। यानी अगर आपको मालूम होता कि ये मेरा घर है तो आप यहाँ ना आती? हाँ, बिल्कुल नहीं आती। रुतबा के जवाब पर वो कुछ कदम आगे बढ़ता हुआ उसके करीब आया। लगता है आपने अभी तक अपना चेकअप नहीं करवाया। उसके बाद पर रुतबा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। मुझे चेकअप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। कहो तो मैं इलाज कर दूँ? वो मुस्कुराते हुए बोली। ओह, तो आप डॉक्टर हैं? वो मुतासिर हुआ। किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? दिल की या दिमाग की? सवाल फौरी था। जानवरों के डॉक्टर हूँ, तभी तो तुम्हें इलाज की ऑफ़र की है। रुतबा की बात पर ज़ावियर के चेहरे पर छाई हुई मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। इससे पहले कि वो दोबारा कुछ बोलता, उसे पीछे खड़ी हुई नूर फजर की हंसते की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने फौरन पलटकर पीछे देखा, जहाँ नूर फजर और हरम खड़ी थी। यकीनन वो उसके दरमियान होने वाली कुछ बातें सुन चुकी थी। चले रुतबा? नूर फजर ने हंसते हुए रुतबा को मुखातिब किया। हाँ चलो, रुतबा मुस्कुराते हुए बोली, जबकि पीछे खड़ा ज़ावियर बमुश्किल मुस्कुराते हुए दीवार पर लगी हुई पेंटिंग देखने लगा। सबरीना उन सबको ऊपर वाले पोर्शन में ले आई थी कि सालिया बेगम की नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर की जानिब उठी, जिस तस्वीर में सबरीना अपने तीनों बच्चों के हमरा मौजूद थी। ये कौन है? सालिया बेगम उस तस्वीर के सामने रुकते हुए बोली थी। सबरीना ने उनकी नज़र के ताकुब में देखा। ये मेरा बड़ा बेटा है, ताशफीन। सबरीना मुस्कुराते हुए बोली। ये तुम्हारा बेटा है? सालिया बेगम हैरानी से उनकी जानिब देखते हुए पूछने लगी। हाँ, ये मेरा बेटा है। क्यों, क्या हुआ? वो सालिया बेगम के चेहरे पर छाई हुई हैरानगी देखते हुए पूछने लगी। ये डॉक्टर है ना? सालिया बेगम ने दोबारा सवाल किया। हाँ, ये डॉक्टर है, मगर तुम्हें कैसे मालूम? अब हैरान होने की बारी सबरीना की थी। ये अम्मी के डॉक्टर हैं आंटी। पिछले 3 माह से अम्मी का इलाज इन्हीं के पास हो रहा है। इस बार बोलने वाली आबरू थी। लगता है इस घर के तमाम अफराद एक दूसरे को पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ज़ावियर की इस बात पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट दर आई, जबकि ज़ावियर ये बात कहते हुए रुतबा की जानिब देखने लगा, जो उसको यूँ नज़रअंदाज कर रही थी जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। ज़ावियर कितना ढीठ है, इस बात का अंदाज़ा आज रुतबा को बखूबी हो गया था। माजी, सबरीना और डॉक्टर आफिया इस वक्त हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थीं। सबरीना का चेहरा आंसुओं से तर था, जबकि डॉक्टर आफिया का चेहरा संजीदा और वीरान था। वो सकते के आलम में थी। साइम और हलीमा की गाड़ी का ट्रक के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। कुछ देर पहले ही डॉक्टर उन दोनों को एक खबर सुनाकर जा चुके थे, जो डॉक्टर आफिया के लिए मौत की नवीद से कम ना थी। साइम का इंतकाल हो चुका था। चोट उसके सर पर लगी थी और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर उसे बचा ना पाए थे, जबकि हलीमा अभी ऑपरेशन थिएटर में थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। सबरीना किस तरह अम्मू जान को हॉस्पिटल लाई थी, ये सिर्फ वही जानती थी। उसने एक निगाह अपने साथ बैठी हुई अम्मू जान पर डाली। उसके उन्हें दिलासा देने के लिए अल्फाज भी ना थे। उसने 1-2 बार अम्मू जान को मुखातिब किया था, मगर वो उस वक्त शदीद शौक की कैफियत में थी। सबरीना आगे बढ़ते हुए उनके करीब हुई। उसने अभी बोलने के लिए लब खोले ही थे कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स बाहर आए। सबरीना तेज़ी से उनकी जानिब पलटी। सॉरी, हम मरीज़ को नहीं बचा सके। सबरीना के कुछ पूछने से पहले ही डॉक्टर बोलने लगी। सबरीना ने बेइख्तियार ही हाथ अपने दिल पर रखा था और पलटते डॉक्टर आफिया की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर एक तासुर था जिसे वो समझने से कासिर थी। डॉक्टर खबर देकर जा चुके थे। सबरीना कदम उठाते हुए डॉक्टर आफिया की जानिब बढ़ने लगी। उनके करीब पहुंचते उसे डॉक्टर आफिया के लब हिलते हुए नजर आए और उसकी समाज से ये अल्फाज टकराए। सबरीना, आज सब खत्म हो गया, सब। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सबरीना को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। अम्मू जान, हौसला रखें, सबरीना ने रोते हुए कहा। एक आंसू अम्मू जान की आंख से निकलता उनके रुखसार पर आया, जिसे बेदर्दी से साफ करती ही वो उठ खड़ी हुई। चलो सबरीना, हमें देर नहीं करनी चाहिए, अभी हमें तदफीन का इंतज़ाम भी करना है। सबरीना को मुखातिब करते डॉक्टर आफिया ने ये अल्फाज अदा किए और कदम उठाते हुए एक जानिब चलने लगी थी। सबरीना हैरत का मुजस्मा बने हुए उन्हें जाता हुआ देख रही थी। वो भूल गई थी कि वो डॉक्टर आफिया थी। वो इस वक्त सोफे पर बैठा किसी से फ़ोन पर बात करने में मसरूफ़ था। जी सर, उसने ये कहते हुए एक नज़र खिड़की से नज़र आते हुए डूबते हुए सूरज पर डाली। वो आज राबिया बेगम के शदीद इसरार पर उन्हें और महमल को लिए सालिया बेगम के घर आया था। सुबह से शाम हो चुकी थी, मगर अभी तक राबिया बेगम का वापसी का कोई इरादा ना था। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। उसने ये कहते हुए फ़ोन काट दिया और अपनी नज़रें घुमाते हुए आसपास मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। वो उस वक्त सियाह रंग की शलवार कमीज़ में मौजूद था। आसपास मौजूद चीज़ों का जायज़ा लेते उसकी निगाह एक चीज़ पर जा रुकी। उसकी सियाह आँखें का मरकज़
अब सामने लगी तो पेंटिंग्स थी। वो कदम उठाता हुआ उन पेंटिंग्स के करीब आया। वो आंखों में सताइश लिए उन दोनों पेंटिंग्स को बहुत गौर से देख रहा था। दाएं जानिब लगी पेंटिंग में साहिल समंदर पर डूबते हुए सूरज के मंजर को बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। पहली नज़र में उस तस्वीर को देखकर गुमान होता कि गोया वो तस्वीर असल हो, मगर करीब जाने पर मालूम होता कि मुसव्विर ने उस तस्वीर को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए साथ इसको हकीकत का रंग भी दिया था। जबकि बाएं जानिब लगी पेंटिंग में पहाड़ों के दरमियान बसी हुई एक बस्ती का मंजर था। पहाड़ों से बहते हुए चश्मे, साफ आसमान पर रुई के मानिंद बिखरे हुए बादल, पहाड़ों की चोटियों पर सफ़ेद चादर की तरह फैली बर्फ। वो तस्वीर बहुत खूबसूरत थी। वो अभी उन्हीं तस्वीरों को देखने में मसरूफ़ था कि उसके समाज से महमल की आवाज़ टकराई। क्या देख रहे हैं भाई? उसके पीछे खड़ी महमल ने सवाल किया, जिसके जवाब में आफाक खामोशी से उन पेंटिंग्स को देखता रहा। जबकि पीछे खड़ी महमल ने कुछ कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। आपको मालूम है भाई ये पेंटिंग्स किसने बनाई हैं? उसके सवाल पर इस बार आफाक उसकी जानी पलटा और नफ़ी में सर हिलाया, जिस पर महमल से मुस्कुराई। ये दोनों पेंटिंग्स इसबा ने बनाई हैं। महमल फखरिया मुस्कुराहट के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली थी। उसकी बात पर आफाक मुस्कुराया और बोलने लगा, उसे पेंटिंग करना भी आता है? वाह, वरना मुझे तो लगा था उसे रोने के सिवा कुछ नहीं आता। आफाक की बात पर महमल ने आफाक को एक घोरी से नवाजा और जहन में एक ख्याल नमूदार होते हुए दोबारा बोली, जो बिरयानी कुछ देर पहले आप बहुत मज़े से खा रहे थे ना, मालूम है वो किसने बनाई थी? उसके सवाल पर आफाक ने उसकी जानिब देखते एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाया। वो भी इसबा ने बनाई थी। वो बहुत टैलेंटेड है भाई, आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। महमल की बात पर आफाक फ़ौरन बोला, अरे मैंने कब उसे अंडर एस्टिमेट किया? अंडर एस्टिमेट नहीं किया, मगर डाटा तो था ना। वो अभी तक वो बात नहीं भूली थी। भूला तो आफाक भी नहीं था। आज उसने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि इसबा उसके सामने आने से कतरा रही थी। अगर एक बार वो गलती से उसके सामने आ भी गई थी तो वो उसकी आंखों में खौफ बआसानी देख सकता था। उसे अफसोस था कि उस दिन वो बिला वजह ही उस पर गुस्सा कर बैठा था। भाई कहाँ खो गए? महमल ने उसे ख्यालों में गुम देखकर दोबारा मुखातिब किया। इससे पहले कि आफाक कुछ बोलता, रुतबा चाय की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई और महमल के पास बैठते उससे बातें करने लगी। जबकि पास बैठा आफाक दोबारा उन पेंटिंग्स को देखते उनकी मुसव्विरा के बारे में सोचने लगा। उसने अपने गोद में सोई हुई नूर फजर को बेबी कोट में डाला और एक नज़र पास पर बेड पर सोए हुए जावियार को देखते हुए वो कमरे से बाहर आ गई। उसका रुख अब किचन की जानिब था, जहाँ उसने अम्मू जान के लिए सूप चढ़ा रखा था। हलीमा और साइमा की वफ़ात को 4 माह गुजर चुके थे। इस घर पर क़यामत सगरी टूटी थी। अम्मू जान की ज़िंदगी हकीकी मायनों में ख़त्म हो गई थी। वो अपने आप पर शदीद ज़ब्त किए हुए थी, मगर उस दिन अपने सामने अपने जिगर गोशे की लाश देखते वो अपना ज़ब्त खो बैठी थी। वो उस वक्त बिलक बिलक कर रो रही थी। अपने माजी में हुए हादसे तो वो बर्दाश्त कर गई थी, मगर इस बार उनके जीने की वजह उनसे छीन ली गई थी। वो उन दोनों की वफ़ात के बाद पूरा 1 हफ़्ता होश व हवास से बेगाना रही थी। होश में आने के बाद वो दिन रात साइम और हलीमा की याद में रोती रहती। पूरा दिन जावियार को अपने साथ लगाए रखती, क्योंकि उन्हें उसमें अपना साइम नज़र आता था। इस हादसे ने उन्हें मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। सबरीना अब उनके हवाले से बहुत परेशान रहने लगी थी। उनकी तबीयत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। वो अक्सर रोते रोते बेहोश हो जाती थी। सबरीना जब उनके पास जाती तो हमेशा सिर्फ 2 ही जुमले कहती जो सबरीना का दिल चीर देते। काश सबरीना मैं उसे पाकिस्तान ना बुलाती, वो सिर्फ मेरे इसरार पर यहाँ आया था। मेरा सब खत्म हो गया सबरीना, सब खत्म हो गया। और सबरीना के पास उन्हें दिलासा देने के लिए अल्फाज न होते। दूसरी जानिब सबरीना ने नूर फजल और जावियार को बहुत मुश्किलों से संभाला था। नूर फजल चूँकि छोटी थी इसलिए उसे संभालना कदरे आसान था, मगर जावियार हर वक्त हलीमा की तलाश में इधर उधर घूमता रहता। उसने खाना खाना मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। वो हर चीज़ उठा कर फेंकते हुए सिर्फ हलीमा को पुकारते हुए रोता और उसकी ये हालत देखते सबरीना का दिल कट कर रह जाता। मगर अब गुजरते वक्त के साथ सबरीना ने उसे भी संभाल चुकी थी और उसमें ताशफीर ने उसका बहुत साथ दिया था। सबरीना ने किचन में पहुंचते हुए सामने चूल्हे पर चढ़ा हुआ बर्तन का ढक्कन उठाया और सूप का जायज़ा लेते हुए चूल्हा बंद कर दिया और एक बोल में सूप डालते अम्मू जान के कमरे की जानिब चल पड़ी। अम्मू जान के कमरे में पहुंचते उसे सामने बिस्तर पर अम्मू जान लेटी नज़र आई थी। उसने ट्रे एक जानिब रखते हुए अम्मू जान की जानिब देखा। अम्मू जान इस वक्त सो रही थी। सबरीना ने उन्हें उठाना मुनासिब न समझा और ट्रे वापस उठाते हुए किचन की जानिब चल पड़ी। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आई और कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा दिए। कमरे का बंद दरवाज़ा खोलते
वो अंदर दाखिल हुई और लाइट ऑन की। लाइट के ऑन होते ही कमरा रोशनी में नहा गया। वो आगे बढ़ते हुए बेड पर जा बैठी। वो पिछले 2 घंटे से मुसलसल घर के कामों में मसरूफ़ थी। अचानक जहन में ख्याल नमूदार होते हुए वो बेड से उठ खड़ी हुई और अलमारी की जानिब बढ़ी। उसे सालिया बेगम की दी गई चादर ढूंढनी थी, जो उसे पिछले 2 हफ्ते से ढूंढने के बाद भी न मिली थी। वो दाएं जानिब रखी हुई अलमारी की जानिब बढ़ते चादर ढूंढने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो उस पूरी अलमारी को छान चुकी थी, मगर वो चादर ढूंढने में नाकाम रह रही थी। इस अलमारी को बंद करते वो पलटी कि उसके दिमाग में एक ख्याल नमूदार हुआ कि क्यों ना वो एक बार आदिल की अलमारी में भी देख ले। क्या पता उसने गलती से वो चादर वहाँ रख दी हो। वो दूसरी अलमारी की जानिब बढ़ी और उसमें चादर तलाशने लगी, मगर इस बार भी वो नाकाम ठहरी। वो अलमारी को खुला छोड़ते हुए देखते हुए वापस बेड पर जा बैठी थी कि अचानक उसकी निगाह अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने पर पड़ी, जहां उसे वो मेहरून रंग की चादर दिखाई दी थी। वो तेजी से उठती हुई आगे बढ़ी। अपनी एड़ियाँ उठाते वो पंजों के बल खड़ी हुई थी और अपना हाथ ऊपर करते उसने वो चादर निकाली। चादर के साथ एक फाइल ज़मीन पर आ गिरी थी, जिसके अंदर मौजूद तमाम कागजात फर्श पर बिखर गए। हफ्सा ने उस चादर को बेड पर रखा। वो अपनी तलाश में कामयाब ठहरी थी। वो ज़मीन पर झुकते हुए वो तमाम कागजात समेटते हुए उस फाइल में रखने लगी। फाइल में तमाम कागज़ रखते उसने वो फाइल दोबारा उसकी जगह पर रख दी और वापस बेड पर बैठते उस चादर का जायज़ा लेने लगी कि उसकी निगाह अलमारी के नीचे पड़े एक कागज़ पर पड़ी। ये कागज़ यकीनन उस फाइल से गिरा होगा। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा बेड से उठते अलमारी की जानिब बढ़ी और झुकते हुए वो कागज़ उठाया। इससे पहले कि हफ्सा वो फाइल निकालती कागज़ उसमें वापस रखती, उसकी निगाह कागज़ पर लिखे हुए अल्फाज पर पड़ी। वो किसी की मेडिकल रिपोर्ट थी। बेसाख्ता नज़र उस रिपोर्ट पर लिखे नाम पर पड़ी थी। वो रिपोर्ट हफ्सा की नहीं आदिल की थी। वो हैरान हुई। आदिल का नाम पढ़ते हैं वो इस रिपोर्ट को पढ़ने लगी। रिपोर्ट पर लिखे एक एक लफ्ज़ पर उसकी आंख हैरत और शौक के मारे फैलने लगी थी। कुछ लम्हे बाद वो पूरी रिपोर्ट पढ़ चुकी थी। अब उसकी आंखों में हैरत और शौक के साथ एक और तासुर भी मौजूद था, अफसोस का तासुर, सदमे का तासुर। इस रिपोर्ट पर वाज़े अल्फाज में लिखा था कि आदिल कभी बाप नहीं बन सकता। वो इस रिपोर्ट पर दर्ज तारीख पहले ही देख चुकी थी। ये टेस्ट आज से तकरीबन 2 साल पहले करवाए गए थे। उसे याद आया कि ये तब का वाक़या था जब हफ्सा ने पहली बार आदिल से इस मामले पर बात की थी, जिस पर उसका सख्त रद्द अमल देखते वो हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। उसे अफसोस न इस बात का था कि उसे इस बात से लाइल्म रखा गया, न आदिल की इस महरूमी का, बल्कि उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि 2 साल के इतने बड़े अरसे में जब जब हफ्सा को औलाद के मामले में ताने दिए जाते थे, उसे तलाक की धमकी दी जाती थी या आदिल की दूसरी शादी का ऐलान किया जाता, तो वह हमेशा खामोश क्यों रहता? आखिर उसे तो इस बात का इल्म था कि ये महरूमी हफ्सा की नहीं बल्कि उसकी है। इस पर हफ्सा की आंखें खुश्क थीं। वो इस वक्त शदीद तकलीफ, अफसोस, शौक, इन सब कैफियत से गुजर रही थी, मगर आज पहली बार उन तासुरात में एक और तासुर भी शामिल था। आज उसकी आंखों में गुस्से की रमक दिखाई दे रही थी। उसने वो रिपोर्ट एक बार फिर अपनी नज़रों के सामने करते एक गहरी नज़र उस पर डाली और रिपोर्ट को फोल्ड करते हुए उसे एक जानिब रख दिया। आज वो आदिल से रोक टोक बात करने का इरादा रखती थी। जी, तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। और जाविया और फजर साइन के ही बच्चे थे। शायद डॉक्टर आफिया की डेथ हो जाएगी अब, इसलिए परवरिश सबरीना ने करी है। और ताशफिन के जो फादर थे फैज़ी, वो मुझे शाहज़ैन के फादर लग रहे हैं, जो फयाज़ नाम था शायद, क्योंकि उनकी शादी भी उनकी माँ के कहने पर हुई थी, जो वो राज़ी नहीं थे, तो शायद वही हो फैज़ी। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और ताया जी भी अब रुखसती के लिए राज़ी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस घर के लिए ही कर रहे हैं रुखसती भी, और शादी भी इसलिए की थी। जब मैं सोच रही थी क्यों करी होगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर अपने नाम करवाना रह गया था जिसके साइन लेने थे, तो शायद अब वो बाद में इन्हें तलाक का ब्लैकमेल करके वो साइन करवाएं, ऐसा हो सकता है, वरना इतने अच्छे तो है नहीं ताया जी। तो देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।